आ जाओ। सेक्शन 28 में सर पीजीबीपी में हमें किस तरीके से पीजीबीपी इनकम निकालनी है। सेक्शन 28 और 41 की इनकम ले लेंगे सर, उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस कर देंगे विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B। वहाँ मैं 3 सेक्शन आपको बताऊंगा, ठीक है सर। ये लेस करने के बाद जो इनकम आएगी ना, दैट विल बी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो जी, सेक्शन 28 में हमने क्या पढ़ा था सर, पीजीबीपी इनकम, कब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, राइट। अगर मेरे को पता होता ना कि वो नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं दूसरा प्लान कर लेता ना, दूसरा सेशन प्लान कर लेता। बट कोई बात नहीं, पढ़ लो, कोई खास वो बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा ही लेंगे, ठीक है। आज डेप्रिसिएशन का पोर्शन मैं चाहता हूं कि कंप्लीट कर दें अपन। ठीक है, आप सभी का कोई शेड्यूल है क्या, एक बार आप मुझे बताओ प्लीज। आपका कोई शेड्यूल है तो फिर बताओ, देन विल प्लान अकॉर्डिंगली। बोलो। बोलो जी, शेड्यूल है क्या आप सभी का कोई या नहीं है। चलेगा ना, अभी थोड़ा सा ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे आज। नो तो पढ़ें फिर कंटिन्यू, बोलो। चलो जी बताओ, कब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, चलो बताइए। कब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, बताओ। कब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, सेक्शन 28। बोलो जी। पहला सर, अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। चलो आपको यहीं से फटाफट से करा देता हूँ। अगर आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, राइट, वो आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। प्रोफेशन इट इंक्लूड्स वोकेशन, मतलब अगर आपका डांस एकेडमी वगैरह है, कुछ है, तो यस ये भी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। फिर दूसरा, कोई भी आपको कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ हो या नॉन कम्पीट फीस अगर आपको मिली हो, डू नॉट कैरी एनी बिजनेस प्रोफेशन, डू नॉट शेयर एनी पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क एटसेट्रा विद एनीवन, और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन, और मतलब आपने चेंज और मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ अग्रीमेंट, तो उसके कारण अगर आपको कोई भी पैसा मिला है तो वो भी आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी गिफ्ट या परक्यूजिट्स अगर आपको मिला है, यस वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना। चलो पहले एक बार पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर यहाँ पर आएंगे, मैं टीडीएस का एक सेक्शन यहाँ पे बताऊंगा आपको। मैंने बोला था ना टीडीएस में आपको कनेक्ट कर दूंगा इस चैप्टर के साथ ही, तो यस। फिर ये बोलता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, अगर मान लो आपको इस ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस मिला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटरटेनमेंट लाइसेंस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीएफआरसी ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम को बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो यस वो भी आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बिजनेस को मिलती है तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, एम्प्लॉय को मिलती है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, एनी अदर तो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। चलो जी, फिर आता है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट्स। अगर आप अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हो तो यस वो भी आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से ट्रेड सिमिलर प्रोफेशंस, अपने इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन, तो वो भी आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो दिया जाता है, जितना फॉर्म को अलाउड हो गया है, यस वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और सेल प्रोसीड ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अब मैं आपको क्या बता रहा था, वन टीडीएस, गिफ्ट ऑन परक्यूजिट्स। टीडीएस के बारे में पता है क्या आपको थोड़ा सा? चलो अब आज थोड़ा सा आपको टीडीएस के ग्लिम्स दे देता हूं। देखो ये है अपना पी एंड एल अकाउंट, ये है अपना पी एंड एल अकाउंट। सभी को एक बार बोल देंगे ताकि वो सेशन देख ले, क्योंकि वो ये सेशन बहुत कनेक्ट कराएगा उनको सभी को, क्योंकि जब मैं टीडीएस से कनेक्ट करा रहा हूँ आज, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो एक बार अपन सभी को बोल देंगे कि भाई ये सेशन देख जरूर लेना भाई, ताकि कनेक्शन शुरू हो जाए तुम्हारा टीडीएस का। ये है मेरा पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। हियर मेरी इनकम आती है और इधर मेरे एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है ना, इधर मेरे एक्सपेंसेस आते हैं। मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हैं, अगर मैंने बिजनेस के लिए खर्चा किया है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, और अगर लीगल एक्सपेंसेस है, तो यस मुझे अलाउड हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। बट पापा जी का रेस्ट्रिक्शन तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ
विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43B। इसमें मैंने आपको 3 सेक्शन बताए थे, सेक्शन 40, सेक्शन 40A और सेक्शन 43B। ठीक है, सेक्शन 40 में जब आप जाओगे तो वहाँ उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि भाई साहब अगर आप किसी को पेमेंट करते हो, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो और वो अगर टीडीएस के प्रोविजन में आ गया, मतलब आपको वहाँ टीडीएस काटना पड़ेगा सर, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया वो खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बोलते हो सर 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 देखो सर मैंने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ना गिफ्ट दिए, परक्यूजिट्स दी, राइट, दिस इज द बिजनेस एक्सपेंडिचर यार, दिस इज द बिजनेस एक्सपेंडिचर, यस, रेवेन्यू नेचर का है, यस, देना पड़ता है, ये लीगल है, बिल्कुल लीगल है। अगर आप कोई गलत थोड़ी, इलीगल थोड़ी दे रहे हो, कोई आप लीगल गिफ्ट दे रहे हो, दे सकते हो ना, कौन मना करता है। बट अब यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है पापा जी की। पापा जी क्या बोलते हैं, भाई अगर तुमने पेमेंट किया है ना तो तुम्हें टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा पेमेंट, ये गिफ्ट कवर होता है क्या, बिल्कुल कवर होता है। सेक्शन 194R में जो इस बार लास्ट ईयर अमेंडमेंट था, राइट, 194R जो न्यू इंट्रोड्यूस किया गया, वहां उन्होंने बोल दिया कि अगर आप किसी को गिफ्ट परक्यूजिट्स पेमेंट करते हो बिकॉज ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप के कारण, अगर आप उसे कोई पेमेंट कर रहे हो, मतलब बिजनेस की तरफ से अगर आप कोई गिफ्ट और परक्यूजिट्स अगर किसी को पे कर रहे हो, तो सर आपको वहां पर 194R के अंदर टीडीएस काटना होता है। ये टीडीएस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, ये टीडीएस क्या होता है? एनी आइडिया, एनी आइडिया टीडीएस के बारे में? टीडीएस, ये क्या होता है टीडीएस सर, ये क्या होता है, कोई बताएगा? फुल फॉर्म तो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बट ये एक्चुअली नेचर में क्या है, ये कोई बताएगा क्या, व्हाट इज द नेचर? यस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्या चीज है ये एक्चुअली? इनकम टैक्स में बोला हुआ है, अगर आपको मैंने बेसिक में भी बताया था, ये इनकम टैक्स में क्या बोला हुआ है, ये क्या बोलते हैं कि भाई अगर तुम किसी आदमी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो भाई उसका टीडीएस काट लो। क्यों काट लो, समझो। अब मान लो कि कई सारे ये जो कंसेप्ट लाया गया ना, ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया कि मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, कई छोटे छोटे और आदमी हैं, ठीक है, ये मेरे को सर्विसेज दे रहा है एंड आई एम द कंपनी या बड़ा प्लेयर, मतलब ठीक है, ये सबसे मैं सर्विसेज ले रहा हूं, ठीक है, इन सब से मैं सर्विसेज ले रहा हूं, ऐसे ही सबसे सर्विसेज ले रहा हूं, ठीक है। अब ये सब मुझे कितनी 50-50 हज़ार की सर्विसेज दे रहे हैं, लेट्स अज्यूम 50,000, ठीक है ना, सब मुझे 50-50 हज़ार की सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब ये देखो, अब मैं एज ए कंपनी, अगर मान लो मुझे हर्षिता ने 50,000 रुपये की सर्विसेज दी, मुझे विशाखा ने अगर 50 हज़ार की सर्विसेज दी, मुझे शिवानी ने अगर 50,000 की सर्विसेज दी, ठीक है, अब मैं इनको क्या करूँगा, मान लो शिवानी ने सर्विसेज दी, मान लो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी टू शिवानी, ठीक है, फिर ऐसे ही मेरे को विशाखा ने दी है तो मैं विशाखा भी कर दूंगा, टू विशाखा टू हर्षिता टू और जो भी हैं उन सब का ऐसे कर दूंगा। मान लो 50,000 की, 50,000 की, 50,000 की, 50,000 की, ऐसे कई सारे, मान लो मैंने 10 लाख के टोटल पेमेंट की, ठीक है। अब फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, इनको पेमेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, शिवानी टू बैंक 50,000 रुपये, ठीक। चलो जी, अब मुझे बताओ अगली स्टेज क्या है। पहली स्टेज तो ठीक है, आपने इनकम मिल गई, अब शिवानी को इनकम मिल गई, अब शिवानी को इनकम मिल गई तो अब बताओ क्या होगा। शिवानी कहेगी भाई साल भर की इनकम निकालूंगी, सरकार को बोलूंगी भैया देखो दिस इज माई इनकम, मैं अपना रिटर्न फाइल कर दूंगी, है ना। शिवानी तो बहुत समझदार है एक्चुअली, शिवानी समझदार है, विशाखा समझदार है, हर्षिता समझदार है, ये तीनों ने तो चलो अपना रिटर्न फाइल कर दिया, बट बाकी जो लोग हैं ना वो समझदार नहीं है, और बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो बोलते हैं हमारा तो क्या रिटर्न फाइल करना, नहीं करना अपने को रिटर्न फाइल, क्या है। छोटे प्लेयर्स, लेट्स अज्यूम जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो बोलते हैं हमको तो रिटर्न फाइल नहीं करना, हम तो टैक्स में जुगाड़ कर लेंगे,
है ना, हम तो टैक्स में जुगाड़ कर लेंगे। 50,000 मिल गए, कौन दिखावे, अपने को क्या फर्क पड़ता है, राइट, अपन तो नहीं दिखावेंगे, राइट। और ऐसे कई, मान लो ऐसे 100 प्लेयर हैं, 100 प्लेयर्स है जो कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं और कंपनी उनको पेमेंट कर रही है। अब डिपार्टमेंट बोलती है यार ये 3 आदमी तो सही है, शिवानी, विशाखा और ये तो बिल्कुल बढ़िया आदमी है, तो एकदम समझदार, टाइम टू टाइम पेमेंट कर दिया, लेकिन यार बाकी लोगों को कैसे पकड़ा जाए। अब हम सबको ढूंढने जाए, छोटे छोटे प्लेयर्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़े हाथी को पकड़ना बड़ा आसान होता है। इन छोटे हाथियों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बड़े हाथी को पकड़ना आसान है, ठीक है ना। जो इन सबको पेमेंट कर रहा है मतलब बड़ा हाथी है वो। तो यहां पर डिपार्टमेंट लेके आया प्रोविजन ऑफ टीडीएस। बोले यार ऐसा करो, इनका 50,000 है ना, इन पे टैक्स काट लो आप। कंपनी को बोल दिया कि भैया जब तुम इनको पेमेंट कर रहे हो ना, इनका टैक्स काट लो। भरोसा नहीं है हमें टैक्स देंगे नहीं देंगे, तुम तो इनका टैक्स काट के हमें जमा करा दो। अगर इनको रिफंड मिलता होगा तो हमारे को रिटर्न फाइल करेंगे, हम रिफंड दे देंगे, वो एक अलग बात है। बट हमारी ट्रैक में पकड़ में तो आ गए सब छोटे हाथी, ट्रैक में तो आ गए। समझ आया तुम्हें चीज? डिपार्टमेंट बोलता भाई तू ऐसा कर, इनका टीडीएस काट। कंपनी को बोल दिया, बड़े हाथी को बोल दिया, भाई साहब ऐसा करो, आप इनको जो 50,000 का पेमेंट दे रहे हो ना, नहीं दोगे। 50,000 का पेमेंट मत देना, 50,000 में से 10% टीडीएस काट लो और 45,000 का पेमेंट करो। और ये जो टीडीएस है ना, ये सरकार को जमा कराओ, ठीक है। जिस महीने में तुमने टीडीएस काटा ना भाई, उसके अगले महीने की 7 तारीख को सरकार के दरबार में प्रस्तुत कर देना। समझ में आ रहा है? तो टीडीएस में तुम्हारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आने वाला है। आर्टिकलशिप में जाओगे ना, तब तुम देखना, जब तुम आर्टिकलशिप लाइफ में जाओगे तब तुम देखना, तुम्हारी कहते हैं ना कमांड जो होगी ना टैक्स पे, अलग लेवल पे होगी। और मैं आपको आज बोल रहा हूं, टैक्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना। इस मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे तुम्हें टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं हवा में कुछ भी नहीं करूंगा, किताबों के बियॉन्ड जाके लेके जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। खैर तुम्हें मैं और ट्रेनिंग भी दूंगा इस चीज के लिए कि किस तरीके से तुम्हें आर्टिकलशिप में जाना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, बट वो लेटर ऑन स्टेज है, अब वो अभी नहीं है। चलो जी, यहां समझ आया? इन्होंने क्या बोला कि भाई बड़े हाथी साहब मतलब कंपनी साहब, हर्षिता को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, 50,000 का पेमेंट उसका बनता है, उसमें से 5,000 रुपए आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर लो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और 45,000 रुपए आप पे कर दो। अब हर्षिता मान लो बोलती है सर मेरी तो 45,000 की 50,000 की तो इनकम है, मेरी तो कोई 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है ही नहीं, मुझे तो रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। और जब मुझे रिटर्न फाइल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुझे टैक्स देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो आप मेरा 5,000 क्यों काट रहे हो? नहीं मैं तो काटूंगा। कंपनी बोलती है भाई मेरे को तो काटना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन है ना। तो कंपनी बोलेगी देखो भाई मैंने ये ना हर्षिता जी आपके नाम पे जमा करा दिए हैं सरकार को, अगर आपको उसका रिफंड लेना है तो आप रिटर्न फाइल करो, रिफंड ले लो। आपको मैंने बताया था सेक्शन 27 के अंदर एसएससी की डेफिनेशन मैंने बताई थी। मैंने क्या बताया था? या तो आप पे इनकम टैक्स, बताओ चलो क्या बताई थी सेक्शन 27 की डेफिनेशन बताओगे मुझे? सेक्शन 27 की डेफिनेशन बताओ एक बार मुझे। देखो सब चीजों को कनेक्ट करते हुए लेके चल रहा हूं ताकि तुम्हें ये ना लगे कि यार ये चैप्टर वो चैप्टर, ये नहीं, पूरी टैक्स एकदम कनेक्टेड होनी चाहिए। और जब कनेक्टेड होगी ना तब तुम्हारी कमांड एक अलग लेवल पे होगी। चलो जी बताओ, हु इज लायबल टू पे टैक्स? हाँ वेरी गुड। या तो जो इनकम टैक्स के अंदर कोई भी जो इस प्रोविजन, अरे क्या बोल रहा हूं, या तो आप पर इनकम टैक्स पे करने के लिए लाइबिलिटी हो, या इट इंक्लूड्स पहला हर्षिता एक भूल गए, या तो आप पे इनकम, देखो एसएससी मतलब क्या हो गया, या तो आप पर इनकम टैक्स पे करने की, इनकम टैक्स मतलब एनी अदर सम पेबल अंडर दिस एक्ट। पहला इन्होंने साफ बोला था, एंड इट इंक्लूड, अब इंक्लूड में 3 पॉइंट मैंने बताए थे, भूल गए तुम? हाँ हर्षिता, असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो, मैंने वहां पर क्या बताया था, कोई जरूरी नहीं है आपको इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो तो ही आपको रिटर्न फाइल करना है। आप बोल दो नहीं मेरे को तो रिटर्न फाइल करना है, कर दो। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करोगे असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
असेसमेंट प्रोसीडिंग में दूसरा मैंने क्या बताया था, या तो आप रिफंड के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो। अब देखो हर्षिता, आपकी इनकम कितनी है, सिर्फ 50,000 रुपए। क्या आप पे टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी। बट आपका ये जो 5,000 टैक्स जमा कराया जा चुका है आपके बिहाफ पर, आप बोलोगे सर मेरी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है, आपने मेरा 5,000 मेरे डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, लेके आना है, मुझे लेके आना है तो रिटर्न फाइल करो। समझ आया? लेके आना है तो रिटर्न फाइल करो। समझ आ रहा है? हाँ, बाकी एकदम परफेक्ट बोला आपने, डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट। बट मेरे को आपको समझाना था रिफंड वाला, वो मैंने आपको यहां से कनेक्ट करवा दिया। ये जो हर्षिता का टीडीएस काटा है ना इन्होंने, ये हर्षिता से बोलेंगे मैम आपका पेन नंबर दीजिए, और ये जब आपका टीडीएस काटेंगे, ये 5,000 रुपए आपका जो टीडीएस है ये सरकार को जमा कराएंगे कि एज ए कंपनी मैं हर्षिता के बिहाफ पे 5,000 रुपए टैक्स जमा करा रहा हूं, क्योंकि हर्षिता की इनकम पे टैक्स काटा है। वो कंपनी अपनी जेब से टैक्स जमा नहीं कराएगी, हर्षिता का टैक्स काटा और कंपनी को जमा करा दिया, सॉरी सरकार को जमा करा दिया। मतलब एक प्रकार से वो टैक्स किसका है? हर्षिता का है। तो जब आप जाओगे तो वो दिखेगा, हर्षिता के पेन के अगेंस्ट दिखेगा कि भाई इस 50,000 रुपए की उसको पेमेंट किया गया है और उस पर 5,000 रुपए का टैक्स काटा गया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा फॉर्म 26AS, अभी मेरे पास नहीं है, मैं लिख लेता हूं ताकि मैं कल तुम्हें शो करूंगा फॉर्म 26AS। एकदम वालो आछी, आपने केमान आछी, केमान आछो, वाह। नीलाज वो आया नहीं, राहुल, आयुषी भी नहीं आई आज। आप सभी कहां से हो? एक बार मेरे को सब बता देना है, ऐसी ऐसी वर्डिंग्स बता दिया करो, अच्छा लगता है मुझे। आपके लिए मुझे क्या क्या लेना है, रुको यार, इसके लिए एक अलग बनाता हूं मैं। एक आपको मेरे को वो भी दिखाना है, फॉर्म 26 दिखाऊंगा आपको, सॉरी फॉर्म 26 नहीं, फॉर्म 26AS। एक तो ये दिखाऊंगा आपको, दूसरा आपको ITR भी दिखाना था मुझे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। चलो, अच्छा हर्षिता राजस्थान से है क्या? ओ, विशाखा हरियाणा से है। सो विशाखा, अब आपकी थोड़ी सी मेरे को आवाज़ सिखाया करो थोड़ा सा प्लीज़, है, मेरे को हरियाणवी बहुत पसंद है। राजस्थान और हरियाणा का मैं भी राजस्थान से ही हूँ, तो राजस्थान और हरियाणवी का थोड़ा सा सेम है टोन। वेरी गुड। और शिवानी कहाँ से है? चलो जी, अब ये समझना तुम, ठीक है। अब ये जो 50,000 रुपये कंपनी ने 5,000 रुपये टीडीएस काटा है ना, ये कंपनी वो क्या बोलता है, कंपनी वाला हर्षिता के नाम पे जमा करा के आएगा कि भाई हर्षिता का मैंने 50,000 रुपये का पेमेंट किया था। मतलब वो आपको बता रहा है कि वो डिपार्टमेंट को बता रहा है कि 50,000 की उसकी इनकम होनी चाहिए और उस पर 5,000 का टीडीएस काट दिया गया है। अब अगर हर्षिता अपनी इनकम नहीं बताती है तो वो क्या हो जाएगी? एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगी। एमपी से, ओ अभी रिसेंटली मैं इंदौर ही था, वहीं से आया हूँ, एमपी से आया हूँ। चलो जी, आपको ये समझ आ रही है चीजें टीडीएस की? टीडीएस चैप्टर जब कराऊंगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। टीडीएस सारे ग्लिम्स आपको यहीं मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? दीज आर द फ्लो ऑफ द टीडीएस। होता क्या है कि आपको जो पेमेंट किया जा रहा है ना, उसमें से आपका एक अमाउंट कंपल्सरी कर दिया है। अब कंपल्सरी देखो, कंपनी बोलती मैं तो नहीं काटूंगा, नहीं मैं तो नहीं काटूंगा, मैं तो 50,000 दे दूंगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो खर्चे का डिडक्शन वैसे मिल रहा है ना। कंपनी वाला क्या बोलता है, मैं तो हर्षिता को पेमेंट कर रहा हूं भैया 50,000 रुपए, कर दिया मैंने, तो 50,000 रुपए नहीं काटा टीडीएस, जाओ क्या कर लोगे तुम, मेरी इनकम थोड़ी है, मेरा टैक्स थोड़ी है, मैंने तो दे दिया उसको 50,000 रुपए, तुम ले लो उससे हर्षिता से। डिपार्टमेंट की छटक गई, डिपार्टमेंट बोले बावड़ा समझे कि माने तू है भाई, बावड़ा है कि हम यहाँ पे, तू टीडीएस नहीं काटेगा, हमने तेरे को प्रोविजन बोला, तू टीडीएस नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, ले आजा, चल आजा, आजा भैया, आजा 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 आजा। ये यहां पर एक सेक्शन उन्होंने बनाया, सेक्शन 40A, और वहां उन्होंने लिख दिया कि अगर आपको टीडीएस काटना था और आप टीडीएस नहीं काटते हो, टीडीएस काट लिया बट जमा नहीं कराते हो, तो साहब आपको वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। आप बोलते हो सर बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू है, लीगल है, कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा, पापा जी की रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। सो वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
एक रेस्ट्रिक्शन आपको यहीं क्लियर हो गई है सारी। आई होप समझ आया होगा कि किस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया है टीडीएस में, राइट। तो अभी मैंने एक टीडीएस का ओवरव्यू यहां पर आपको दे दिया है। अब टीडीएस के ओवरव्यू के साथ मैं आपको सेक्शन 194R समझाता हूं, राइट। अब देखो, अब तुम समझ पाओगे। अब देखो जी, अब मान लो हर्षिता को हमने दिया बिजनेस की तरफ से गिफ्ट, क्योंकि हर्षिता बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है और हमारे को जो कंटेंट या रॉ मटेरियल डिलीवर कर रही है वो बहुत ही बढ़िया डिलीवर कर रही है। तो हमने हर्षिता को दिया परक्यूजिट्स या गिफ्ट, परक्यूजिट्स और गिफ्ट कितना, 50,000 रुपए का, ठीक है, हमने दे दिया और हमने हमारे खर्चे के रूप में उसका बेनिफिट ले लिया, ठीक है ना। ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर, डेबिट क्रेडिट, हमने उसका बेनिफिट ले लिया। डिपार्टमेंट ने बोला भाई साहब हमने एक सेक्शन बनाया है 194R, अगर आप कोई भी गिफ्ट या परक्यूजिट्स पे करते हो 20,000 रुपए से ज्यादा, अगर आप किसी को भी ड्यूरिंग द ईयर 20,000 से ज्यादा गिफ्ट या परक्यूजिट्स देते हो तो आपको उसका एट द रेट ऑफ 10% से टीडीएस काटना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ 10% से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। एक मिनट, टीडीएस का सेक्शन दिखा देता हूं तुम्हें, ये वाला। ये देखो, टीडीएस ऑन परक्यूजिट्स, टैक्स ऑन परक्यूजिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, 20,000 से ज्यादा आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस तुम्हें ज्यादा नहीं, तुम्हें जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूं, तुम्हें पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो अब अगर मैं 50,000 पे 10% 5,000 टीडीएस काटूंगा और 45,000 रुपए आपको दूंगा और फिर ये 5,000 सरकार को जमा कराऊंगा, जो आप बाद में क्रेडिट ले सकते हो, जो आप बाद में क्रेडिट ले सकते हो। आपको याद है मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कराया था 140A, बताओगे मेरे को प्लीज क्या था वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बताओगे मुझे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या था, जो आप बाद में क्रेडिट ले सकते हो। मैंने बोला ना, कनेक्ट कर पा रहे हो, बाउंसर तो नहीं जा रही है ना चीजें, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, बट आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए सबको एक बार आप कम्युनिकेट कर देना कि प्लीज डोंट मिस दिस सेशन। आप अगर मेरे साथ कल बैठोगे वापस तो ये वाला फ्लो नहीं आएगा जो आज मैं फ्लो दे रहा हूं, क्योंकि आज मैं शांति से तुम्हें टीडीएस समझा रहा हूं, आज मैं कनेक्ट करवा रहा हूं टीडीएस को, क्योंकि बाद में जब मैं टीडीएस कराऊंगा तब एक धरातल बन चुका होगा। यस, समझ आ रहा है क्या, एक बार मुझे बताओ प्लीज, हर चीज कनेक्ट करके चलो, बिंदास समझ में आएगी सारी चीज। सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में बताओ मुझे, याद करो कौन सा सेक्शन है, भूल गए क्या भाई, क्या करते हो तुम इतनी जल्दी। सेल्फ कंप्यूटेशन, वेरी गुड। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे निकालोगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यस बताइए। भूल गए मुझे लगता है तुम सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अरे क्या करते हो रे भाई, रिटर्न फाइलिंग में सेक्शन 140 बताया था ना मैंने। विशाखा, हर्षिता, शिवानी, क्या करते हो, काय करते, आहा 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 इन डिफॉल्ट इन टैक्स पेमेंट, ना 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 ना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या कर रहे हो। याद करो मैंने जब रिटर्न फाइलिंग चैप्टर बताया था तो मैंने उसमें सेक्शन 139(1) बताई थी, ड्यू डेट, किस किस को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हाँ सही सही सही, बराबर 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 हर्षिता, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, मैं कुछ और समझ रहा था, डिफॉल्ट इन एडवांस टैक्स पेमेंट, बराबर। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपना नॉर्मल टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है, आप क्या करोगे, अपना नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करोगे, ठीक है, वो आपने कंप्यूट कर लिया। अपना नॉर्मल टैक्स कैसे होता है, वही सबसे पहले टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम में कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम, और जो टैक्स लगता है वो लगा लो, इंक्लूडिंग सेस, दिस विल बी द फाइनल टैक्स जो आपको बनता है फॉर द ईयर,
ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, सर अगर आपने लेट जमा कराया है, सर ड्यू डेट 139 की ड्यू डेट के पहले पहले आपको जमा कराना था, आपने नहीं कराया, भुगतो 234F का फीस लगेगा 5,000 रुपए का, ठीक है ना। और अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है तो 1,000 रुपए का, ठीक है। प्लस अगर आपने एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट किया है तो 234A, B, C। 234A तो लगता है ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हो, और B, C होता है एडवांस टैक्स के लिए, ठीक है ना। एडवांस टैक्स में तो करते हो तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हम क्या बोलते हैं, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा करा रखा है तो उसका तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई TCS डिडक्ट हुआ है, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जैसे हर्षिता का हमने 5,000 रुपए TDS डिडक्ट किया हुआ है, तो हर्षिता का यहाँ 5,000 रुपए का उसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बस मुझे यही समझाना था आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। AMT, मैट रिलीफ, 89 का रिलीफ, ये सब लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बनता है दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो आपको डिपार्टमेंट को पे करना होता है। आई होप दिस इज क्लियर ना। चलो जी, तो मेरे को ये टैक्स क्रेडिट समझाना था, ठीक है। तो इस 5,000 का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 194R क्या बोलता है, एक सेक्शन करा दिया है मैंने TDS का आपको, कि अगर आप किसी को परक्यूजिट्स या गिफ्ट देते हो तो बिजनेस को वो खर्चा तभी अलाउड होगा जब आपने उस पे TDS डिडक्ट कर लिया हो। सर कितना TDS डिडक्ट करना है, अरे बोला ना भाई, 20,000 से ज्यादा अगर आप गिफ्ट दे रहे हो किसी को, मान लो यहां मुझे बताना आप, आरवा क्या हाल है, आरवा को मैंने 15,000 का गिफ्ट दिया परक्यूजिट्स, ठीक है। हर्षिता को मैंने 35,000 का गिफ्ट दिया, और शिवानी को मैंने 10,000 का गिफ्ट दिया। तो बताओ मुझे कितना कितना TDS काटना है सभी का, बताओ एज पर सेक्शन 194R। ये लो, समझ रहे हो तुम्हारा TDS का चैप्टर जो हर सेशन हर क्लास के अंदर सबसे आखिरी में कराया जाता है, वो मैंने तुम्हें यही करवा दिया। और देखना तुम, यू विल फील, मतलब आपको बहुत ही अच्छा फील होगा when you will complete TDS along with PGBP. So you will get complete understanding of the TDS funda, and it will impact you on impact while you will do your horticulture. चलो जी बताइए कितना कितना TDS डिडक्ट होगा। That is the key feature of जिसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर। बताओ भाई, आंसर बताओ यार, क्या करते हो तुम। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। अरे बोलो ना भाई, क्या कर रहे हो तुम। अरे TDS कितना डिडक्ट करोगे, अगर मान लो मैं आरवा के केस में 0, हर्षिता के केस में 3500, वेरी गुड, परफेक्ट, यस परफेक्ट, विशाखा परफेक्ट, हर्षिता परफेक्ट, एग्जैक्टली। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो 20,000 से ज्यादा तो आपको उसका TDS डिडक्ट करना है। मैंने हर्षिता को पेमेंट कितना, आरवा को पेमेंट कितना किया, 15,000, परक्यूजिट्स काटना है क्या, नो, कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है। मैंने हर्षिता को TDS का पेमेंट कितना किया, परक्यूजिट्स का पेमेंट कितना किया, 35,000, तो मैं उसका 3,500 रुपए डिडक्ट करूंगा और रिमेनिंग अमाउंट उसको पे करूंगा एज ए परक्यूजिट्स, राइट। और ये 3,500 मैं हर्षिता के नाम पे सरकार को जमा कराऊंगा, ठीक है। और एक होता है शिवानी के केस में कितना है, 10,000, तो नो TDS। आई होप दिस इज क्लियर। सो 194R में क्या होता है, अगर आप किसी को गिफ्ट या परक्यूजिट्स का पेमेंट कर रहे हो 20,000 रुपए से ज्यादा, तो यहां आपको TDS डिडक्ट करना होता है, आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है। अब आप जब अपना P&L अकाउंट बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, टू परक्यूजिट्स 15,000, 35,000, 10,000, ठीक है। 15 और 35 कितना हो गया, 60,000 हो गया टोटल। 60,000 का खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। अगर आपने 3,500 रुपए हर्षिता का TDS काट लिया है
तब तो बहुत बढ़िया। और अगर मान लो आपने ये टीडीएस नहीं काटा तो बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन द P&L। अगर आपने हर्षिता का पेमेंट जो टीडीएस काटना था आपने टीडीएस नहीं काटा और आपने 35,000 रुपए का परक्यूजिट्स पे कर दिया बट यू हैव नॉट डिडक्टेड द टीडीएस, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। समझ पा रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ यार, इतना लोड नहीं पड़ने का जिंदगी में। मैं हूं ना, सारी चीजों को एकदम व्यवस्थित करके तुम्हें बताने वाला हूं। कहीं भी अटको तो बिंदास बोल सकते हो, बट दिस इज द बेस एक्चुअली, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। वेरी गुड। ना 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 ना, सेक्शन 28 तो इनकम की बात करता है, सेक्शन 28 इनकम की बात करता है। हर्षिता आरवा, बिल्कुल आपने बोला, बिल्कुल सही है। हर्षिता ने भी बिल्कुल सही बोला कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही बोला। हर्षिता ने, आरवा ने, सबने एकदम परफेक्ट बोला है, दिस विल नॉट बी। विशाखा ने भी बिल्कुल सही बोला है, शिवानी ने भी एकदम परफेक्ट बोला, डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। बट आरवा मैं यहाँ पे आपको 28 ना इनकम की बात करता है। आरवा यू आर एब्सोल्युटली सही, आप सही बोल रहे हो, बट सेक्शन 28 का इसमें कोई रिलेवेंस नहीं है, सेक्शन 28 का इसमें कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है ना। यहां इन्होंने क्या बोला है भाई, खर्चा, खर्चा कहां पर आता है, 30 से 37 में आता है। खर्चा कहां पर आता है, 30 से 37 में आता है। 30 से 37 का खर्चा आपका अलाउड हो जाएगा अगर वो बिजनेस का है, रेवेन्यू नेचर का है और लीगल है, ठीक है। बट पापा जी की रेस्ट्रिक्शन है, यहां पर टीडीएस की रेस्ट्रिक्शन कौन डाल रहा है, सेक्शन 40A। वो बोलता है कि अगर आप गिफ्ट और परचेज का पेमेंट कर रहे हो तो ये खर्चा, अभी मैं बताऊंगा ये खर्चा आता कहां है। वैसे ही सेक्शन 37 जब मैं बताऊंगा ना वहां समझ में आ जाएगा तुम्हें कि खर्चा सेक्शन 37 में क्यों आता है, राइट, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी तो ये समझो पापा जी की रेस्ट्रिक्शन है। पापा जी ने बोल दिया भैया ये पेमेंट तेरे को टीडीएस काट के करना था, अगर तूने टीडीएस काट के पेमेंट नहीं किया भाई साहब भूल जा, ये खर्चा तेरे को अलाउड नहीं होगा, ठीक है। समझाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो, बट तुम्हें क्लियरिटी आनी चाहिए, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों डाली, ताकि डिपार्टमेंट ये इंश्योर कर सके कि भाई अगर बिजनेस बड़ा हाथी अगर किसी को पेमेंट कर रहा है ना, वो कंप्लायंसेस वो पूरे कर ले। अगर बड़े हाथी ने कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए तो भाई साहब तेरे को खर्चे का बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है ना। इसलिए टाइट कर दिया, तो टीडीएस को कनेक्ट कर दिया उन्होंने पीजीबीपी के साथ में कि खर्चे का बेनिफिट चाहिए तो टीडीएस काट ले, नहीं तो खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर उसको खर्चे का बेनिफिट नहीं मिला, उसकी इनकम ज्यादा आ जाएगी, इनकम ज्यादा आ जाएगी, टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कौन ऐसा बेवकूफी करेगा, तो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। समझ आया तुम्हें? दिस इज द कनेक्ट बिटवीन द टीडीएस। समझ आया? अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं गिफ्ट या परक्यूजिट दे रहा हूं, लेट्स अज्यूम हर्षिता को मैंने 1 लाख रुपए का आईफोन दिया, आईफोन, ठीक है। यार मुझे कोई बताएगा क्या, मेरे को 1 लाख रुपए पे टीडीएस काटना था, अब आईफोन में से टीडीएस कैसे काटूं? कोई बताएगा मुझे? एनी आइडिया? सोचो, तुम जो सोचोगे ना वही आंसर निकलने वाला है। हाँ बोलो, चलो ठीक है ना। हाँ जी बताओ क्या लगता है आपको? मैंने हर्षिता को 1 लाख रुपए का गिफ्ट करा, दिस इज गिफ्ट और परक्यूजिट्स, मुझे टीडीएस काटना है। अब कैसे काटूं इसमें से टीडीएस? अब 1 लाख का गिफ्ट, क्या आईफोन का कवर काट लूं, आईफोन का कैमरा काट लूं, भाई टीडीएस हो गया और सरकार को जमा करा दो, लो भैया टीडीएस जमा करा दिया मैंने। क्या करना चाहिए बताओ, क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें, बताओ। सैलरी में ना 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 ना, काई की सैलरी, हर्षिता इज नॉट ए, मेरी एम्प्लॉय थोड़ी है हर्षिता। और गिफ्ट और परक्यूजिट्स एम्प्लॉय को थोड़ी दिया जाता है, किसी को भी दिया जा सकता है। हर्षिता इज सप्लायर, मान लो मैं कचौरी बनाता हूं, हर्षिता मसाला सप्लाई करती है, मसाला सप्लायर है, शी इज सप्लायर ऑफ मसाला। और मेरे को इसका मसाला इतना बढ़िया चलता है मेरी दुकान में कि मेरी दुकान बहुत तगड़ी चलती है। मैं क्या आईफोन गिफ्ट कर दिया मैंने इसको, मैंने कहा ले भाई
हर्षिता को मैंने आईफोन गिफ्ट कर दिया, बताओ अब बताओ उसकी कैसे काटूं मैं उसका टीडीएस। 1 लाख का आईफोन गिफ्ट कर दिया मैंने, बताओ भाई बताओ, अब इसका टीडीएस कैसे काटा जाए, समझ ही नहीं आ रहा है तो मेरे को। डिपार्टमेंट आके बोलेगा तेरे को 1 लाख का खर्चा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं, कैसे काटूं टीडीएस, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। कोई बताएगा मुझे? टीडीएस उसी से टीडीएस का अमाउंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्षिता को बोलेंगे हर्षिता देख तेरे को 1 लाख रुपए मैंने आईफोन दे रहा हूं, बट यार मेरे को कंप्लाइंस पूरे करने हैं, क्योंकि यार मैं तेरे को अगर दूंगा ना अभी से 1 लाख में से टीडीएस तो काट नहीं सकता। कैश होता तो मैं जरूर तेरे को 90,000 रुपए दे देता, 10,000 रुपए तेरा काट देता, बट यार आईफोन है 1 लाख रुपए का है, अब मैं तेरा टीडीएस तो इसमें क्या काटूं। ऐसा कर तू मुझे अमाउंट दे दे, मैं हर्षिता को बोलूंगा ऐसा कर तू सरकार को 10,000 रुपए जमा करा दे और मेरे को चालान दे दे, बस तू सरकार को एज ए टैक्स जमा करा के आजा, एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा के आजा। मैं इसको चालान को मेरे साथ अटैच कर लूंगा कि भैया इसे 1 लाख रुपए पे सरकार को टैक्स जमा हो चुका है 10,000 रुपए का, दैट्स इट, फिर मैं ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो अगर ये इन काइंड है, बताता हूं तुम्हें, इफ perquisition in kind then payer ensure following before release of perquisites। तो आईफोन देने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा टीडीएस कलेक्टेड फ्रॉम पे, मतलब हर्षिता से टीडीएस कलेक्ट कर लिया गया हो, पहला। दूसरा, या हर्षिता को बोल दिया गया हो हर्षिता तू डिपार्टमेंट में जा, जमा करा के आ जा और मेरे को चालान दे दे, है ना, रसीद दे दे, भैया मैंने 10,000 रुपए जमा करा दिए हैं, बस, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं हर्षिता को बोलता ही नहीं हूं, हर्षिता से ना तो चालान लेता हूं ना पैसा लेता हूं, तो भाई साहब मुझे 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 इस पे सरकार को पैसा जमा कराना पड़ेगा, मेरी जेब से देना तो पड़ेगा टीडीएस सरकार को। टीडीएस नहीं दिया तो टीडीएस सरकार तो भाई साहब आपका खर्चा डिसअलाउड कर देगी। आई होप समझ में आ रहा है आपको। सो दिस इज द प्रोविजन ऑफ 194R। हाँ जी, समझ आया टीडीएस का प्रोविजन। चलो अब आपको मैंने कितना, एक परक्यूजिट्स के साथ में मैंने आपको यहां पर कनेक्ट करवा दिया है। तो अब आपको यहां पर टीडीएस का सेक्शन भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो पेमेंट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की, ठीक है ना, टीडीएस डिडक्ट करने की। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार सभी को वापस से मैं बोल देता हूं कि दिस सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार जो ज्वाइन कर सकता है प्लीज ज्वाइन कर लो। कहाँ है अपना ग्रुप? सभी को वीडियो मैसेज कर देता हूं जो शायद देख लेंगे। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? फटाफट से ज्वाइन कर लो। देखो मैं रनिंग सेशन के बीच में आप सभी को कनेक्ट कर रहा हूं बिकॉज दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर टीडीएस को कनेक्ट करवा रहा हूं विद द पीजीबीपी। और अगर मान लो आप ये सेशन नहीं भी देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड सेशन छोड़ना मत भाई साहब, बस देख ही लेना, ठीक है। आज एनी हाउ ये देख लेना, क्योंकि अगला जो सेशन होने वाला है वहां पर मैं टीडीएस के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाने वाला जितना आज मैं गया हूं, क्योंकि यहां पर आपकी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू टीडीएस, राइट। सो इस सेशन को मिस मत करना। स्पेसिफिकली मैं आपको सभी को वापस बोल रहा हूं, ये मत सोचना है कल आएंगे वापस रिवाइज होगा। नो डाउट रिवाइज सारी चीजें होंगी, बट वो फ्लो में नहीं होगी जो आज मैं जिस फ्लो में टीडीएस को कवर करने वाला हूं। ओके, बाय बाय। चलो जी, ठीक है ना, क्योंकि ये आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टीडीएस जो आने वाला चैप्टर है उसके लिए बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, आपको रटना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं इस नॉर्मल तरीके से, तो आई होप दिस इज क्लियर। 194R का टीडीएस आपको यहां पर क्लियर हो चुका है, टीडीएस का फंडामेंटल भी आपको समझ में आ चुका है, राइट। चलो जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रही है चीजें, समझ आ रहा है सभी? चलो जी,
तो अभी अपन ने क्या कर लिया है, अपन ने सेक्शन 28 देख लिया है और सेक्शन 28 के साथ हमने 194R को भी समझ लिया है, टीडीएस को भी यहां पर हमने समझ लिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं सर 30 से 37। ठीक है, ये खर्चा जो होता है ना आपका, जो आप परक्यूजिट्स दे रहे हो, ये आपको मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 30 में अलाउड होता है नहीं, सेक्शन 30, 31, 32, ठीक है, और 33, 34 नहीं है, ओमिटेड। 35 में कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर वही अलाउड होते हैं, 36 में कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर ही अलाउड होते हैं, 37 के अंदर जनरल एक्सपेंसेस, वहां इन्होंने क्या बोला है, जो खर्चा 30 से 36 में अलाउड नहीं है वो 37 में अलाउड हो जाएगा इफ बिजनेस का हो, रेवेन्यू नेचर का हो और लीगल हो। तो ये जो परक्यूजिट्स है ये मुझे कहां पर अलाउड होगा, सेक्शन 37 में अलाउड हो जाएगा। ठीक है, बट 30 से 37 के खर्चों पे पापा जी का रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, पापा जी का रेस्ट्रिक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, सब आराम से चल रहा है, भारी तो नहीं जा रहा है कोई चीज। चलो जी, अब आ जाओ आप, अब आ जाओ सर, आपने बोला था कि अगर पीजीबीपी का इनकम अगर आपको अपने को निकालना है तो सेक्शन 28 और 41 की इनकम ले लेंगे, उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस कर देंगे। खर्चे लेस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी पीजीबीपी का इनकम, राइट, वो पीजीबीपी का इनकम होगा और उसका वो इम्पैक्ट कहाँ आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में हम जाते हैं ना, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, वहां पर हम वो दिखाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाओ सर, अब आ जाओ सेक्शन 29 क्या बोलता है, मुझे कोई बताएगा कि सेक्शन 29 क्या बोलता है। मैंने क्या बोला था, मैं सेक्शन ना बोलूं ये हो नहीं सकता, तुम सेक्शन भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। हाँ जी बोलो। हाँ जी, सेक्शन 29 क्या भूल गए, दैट इज कंप्यूटेशन, किस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट किया जाएगा वो बताता है। वेरी गुड, ठीक है, और वो तुम्हें पता है, अब तो तुम्हें भूल ही नहीं सकते तुम कभी भी। चलो जी, सेक्शन 30, सेक्शन 29 हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तो मैं आपको सेक्शन 30, 31, 32, 33, 34 नहीं है, ओमिटेड, 35, 36 और 37, दीज आर द सेक्शंस, राइट। सेक्शन 30 क्या बात करता है बताओ, सेक्शन 30 क्या बात करता है बताओ। भूल गए क्या, बिजनेस को क्या चाहिए, इंफ्रा। सबसे पहले बिजनेस खर्चों की बात कर रहे हैं तो खर्चे में बिजनेस को सबसे पहले क्या चाहिए, इंफ्रा चाहिए। इंफ्रा में क्या आ जाता है, बिल्डिंग, राइट, और फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। सर अगर बिल्डिंग पे आपने खर्चा किया है, कौन कौन सा, वेरी गुड, अगर आपने बिल्डिंग पे खर्चा किया है रेंट का, अगर आप किराए पे ले रहे हो, अगर आपकी खुद की है तो प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, और रिपेयर्स और इंश्योरेंस। इट शुड बी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए तो आपको अलाउड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता है पीजीबीपी में। 31 के अंदर क्या है, रिपेयर्स और इंश्योरेंस का अगर आपका खर्चा है तो यस वो आपको अलाउड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, बट इट शुड बी द रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। सर क्या आप बात करते हो सर, आप बोलते हो बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का खर्चा ही अलाउड होगा। सर मैंने अगर बिल्डिंग खरीद ली तो क्या होगा, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली तो क्या होगा, खर्चे का बेनिफिट नहीं दोगे। अरे नहीं भाई, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर ये तो गलत हो जाएगा ना सर। अरे रुक तो सही रे, शांत गद्दाधारी बीन शांत, देते हैं ना रे तेरे को, यहां पर हम तेरे को डेप्रीशिएशन का बेनिफिट देंगे एज पर सेक्शन 32। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलो जी, ये देखो, ये तो हो गया तुम्हारे यहां पे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। अब देखो सर, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो भाई साहब पूछ रहे क्या होगा। अरे काई को टेंशन लेता है, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बेनिफिट के लिए बताया था कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कब मिलेगा। 3 चीजें मैंने बताई थी कि आपकी एक तो ऑनरशिप होनी चाहिए, प्लस बिजनेस में यूज आ रही हो असेट्स,
ठीक है ना, प्लस पुट टू यूज। ऑनरशिप इट इंक्लूड्स डीम्ड ऑनरशिप। डीम्ड ऑनरशिप मतलब क्या है, मैंने किराए पे मान लो कोई किराए की फैक्ट्री है, एक एग्जांपल लिया था मैंने, वहां पर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करके रूम बनाया, कुछ भी बनाया, उस पर मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। बिजनेस यूज मतलब आप उस एसेट्स को बिजनेस में यूज कर रहे हो तो ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। मान लो मैं एसी लेके आता हूं और घर पे लगा लेता हूं, तो क्या मैं बेनिफिट ले सकता हूं? लॉजिकली नो, लीगली नो, ठीक है, बट इलीगली सब लेते हैं, ठीक है ना, सब अपने उसमें डाल देते हैं। अगर डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी कर ली और असेसमेंट में उसको पता पड़ गया कि मामला गड़बड़ है तुम्हारा, देन वो आप पे क्या करेंगे? पेनल्टी लगा देंगे, ह्यूज मोटी पेनल्टी लगा देंगे। चीटिंग करते हो तुम, डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकते हो तुम, आ जाओ भैया, तुम्हारे पे पेनल्टी लगा दी जाती है। और पुट टू यूज, असेट्स जब आपने पुट टू यूज कर ली है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो? चलो ठीक है, ये देखो सब मैंने बता दिया है, कोई खास इशू नहीं है, सब बता दिया है मैंने। तुम नोट्स, ये मेरी नोट्स पढ़ोगे ना, बाद में तुम बोलोगे सारा तो कवर कर लिया सर आपने। क्या सर, नोट्स की जरूरत ही नहीं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, कि सर किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। सर देर आर टू मेथड्स, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो देर आर टू मेथड, एक था WDV, एक था SLM और एक था WDV। पावर जनरेटिंग यूनिट के पास ऑप्शन है कि वो SLM से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट कंपल्शन, वो WDV में भी जा सकते हैं, बट पावर जनरेशन के अलावा सभी बाय डिफॉल्ट उनको क्या है, WDV में ही जाना पड़ेगा, वेरी गुड। चलो SLM में क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग में होता है, अकाउंटिंग उस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। टोटल कॉस्ट उसको उसकी लाइफ में, टोटल लाइफ में डिवाइड कर दिया जाता है और हर साल जो अमाउंट आती है वो आपको डेप्रिसिएशन के रूप में बेनिफिट मिल जाता है, राइट। बट WDV में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कोई मुझे बताएगा क्या? मुझे तो आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। यार वो कैसे होगा, मैं एक बार देखता हूं। देखो कल मैं कोशिश कर रहा था ना, वो अगर वो चल जाए ना तो तुम्हें आज मैं थोड़ा सा वो दिखा भी देता, बट पता नहीं यार, इसका तो मुझे समझ नहीं आता है। मीडिया सोर्स में ऐड एग्जिस्टिंग क्रिएट न्यू, पता नहीं क्या है। मीडिया सोर्स, एक मिनट ऐड करता हूँ, शायद ऐड से कुछ हो जाए। iPad मीडिया सोर्स से डालता हूँ, ऐड किया मैंने, अरे आ जाएगा यार मीडिया सोर्स, मुझे लगता है, कुछ उम्मीद है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स बेसिस पर, वेरी गुड। ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब क्या, देखो एक बार मैं कोशिश करता हूं कि कोई मीडिया आ रहा है क्या इसमें, अगर आ जाए तो इसी में चल जाएगा अपना मामला। ऑडियो में देखता हूं, मीडिया सोर्स आ गया क्या? आ गया, चल जाएगा, अब चल जाएगा अपना कार्यक्रम। आज दिखाता हूं तुम्हें मैं वीडियोस, ठीक है, उम्मीद तो है आज चल जाना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। ब्लॉक ऑफ एसेट्स बताओ भाई, ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब क्या? सेम टाइप ऑफ सिमिलर एसेट्स, हाँ सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। चलो आज दिखाते हैं हम आपको वीडियोस, मेरे हिसाब से आज चल जानी चाहिए क्योंकि इसमें सेटिंग में कर तो दिया है मैंने, देखते हैं। यस वेरी गुड। देखते हैं, चल जाएगा तो बहुत खुशी की बात है, मजा आएगा। हाँ भाई चल तो जानी चाहिए, देखते हैं फिर। सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग, वेरी गुड, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो जी एक बार आपको अब मैं इस वीडियो से बताता हूं, भूल जाओ सारी दुनियादारी, आ जाओ वीडियो से समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो मीडिया सोर्स एक्टिव हो गया ना ये, हाँ अब रुको मैं मीडिया सोर्स से दिखाता हूं तुम्हें। अब देखते हैं चलता है क्या, पहले तो देख लें, श्योरिटी हो जाए कि चल रहा है क्या। PGBP सेक्शन 30 एंड 31, पहले सेक्शन 30 एंड 31 बताता हूं, देन विल मूव ऑन द अदर वाला पार्ट। बिजनेस के अंदर 30 और 31 को समझने से पहले ना मैं आपको एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, और आज मैं बताना चाहता हूं आपको दीपक जी जंवर
जिन्होंने एक आदित्य पॉलीसेक प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। अब उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इनकी, जहां पर प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या जरूरत है, बताओ, बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। आप बोल रहे हैं सर इनकी फैक्ट्री है ना सर, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग, यस बिल्डिंग चाहिए। तो पहली चीज रिक्वायर्ड क्या है, बिल्डिंग, राइट। इंफ्रा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और क्या चाहिए, प्लास्टिक बैग्स बिल्डिंग में बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, नहीं सर, मशीनरी चाहिए इसके लिए, यस। तो अभी हम देखते हैं मशीनरी, राइट। और क्या चाहिए, मशीनरी से काम हो जाएगा, आदमियों को बैठाओगे नहीं, मशीनरी के लिए ऑपरेटर नहीं लगाओगे क्या, फर्नीचर वो भी तो चाहिए, यस। तो दीज आर द बेसिक नीड फॉर दी बिजनेस, राइट। तो 30 और 31 में क्या आ जाएगा, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग पर कोई खर्चा कर रहे हो तो वो कवर हो जाएगा 30 के अंदर, और अगर आप प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो वो कवर हो जाएगा 31 के अंदर। चलो, यस। तो अभी हमने क्या देखा कि 30 और 31 में हमने क्या देखा, एक बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए, इंफ्रा में बिल्डिंग हमने देखा है, राइट। फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी हमने देखा है। बिल्डिंग के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, क्या खर्चा करते हो, क्या खर्चा होता है, ये देखो ये बिल्डिंग है, बताओ उस पर क्या क्या खर्चा होगा, बताओ उस पर रिपेयरिंग का खर्चा होगा, यस सर, कलर वलर कराना पड़ेगा सर, कहीं टूट फूट हो रही है तो मरम्मत करानी पड़ेगी, तो रिपेयरिंग का खर्चा होगा, राइट। और क्या खर्चा होगा इस पे, इसका इंश्योरेंस, एक्ट ऑफ गॉड, कुछ भी हो गया कर गया भाई साहब, इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा ना, यस। तीसरा, और बताओ क्या खर्चा हो सकता है इस पे, सर इसका रेट्स एंड टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, सर प्रॉपर्टी टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, यस बिल्कुल पे करना पड़ेगा। और अगर ये जो बिल्डिंग है अगर ये आपकी खुद की नहीं है तो इसका किराया भी तो भुगतोगे भाई, तो यस। तो सेक्शन 30 कवर करता है कि बिल्डिंग के लिए अगर आपने कोई भी रिपेयरिंग का खर्चा किया है, कोई भी टैक्सेस का खर्चा किया है, रेंट का खर्चा किया है या इंश्योरेंस का खर्चा किया है, अगर ये 4 खर्चे आपने किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग, यस, वो आपको अलाउड हो जाएंगे अंडर सेक्शन 30। अब हम देखते हैं सेक्शन 31, जहां पर फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो आप खर्चा करते हो वो कवर होगा। बिजनेस के अंदर 30 और 31 को समझने से पहले ना मैं आपको एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, और आज मैं बताना चाहता हूं आपको दीपक जी झंवर, जिन्होंने एक आदित्य पॉलीसेक प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। अब उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इनकी, जहां पर प्लास्टिक ये रुकेगा कैसे, रुका ही नहीं, चलता ही जा रहा है भाई। तो आई होप समझ आया आपको 30 और 31 बिजनेस के बारे में। अब मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में लेके चलता हूं, आपको यहां पर डेप्रिसिएशन समझाते हैं हम इसी तरीके से। कैसा लगा, हाउ यू फाइंड दिस वीडियो। एक्चुअली मैं कल आपको ये एक्चुअली मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, आज अच्छे से हो गई ये कनेक्ट। कल देखते हैं, कल का थोड़ा सा इश्यू आ गया था, कल पता नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा था। कैसा लगा नाउ, अब मैं आपको सेक्शन 32 पे लेके चलता हूं। चलो, अब आपको इसी में सेक्शन 32 में हम लेके चलते हैं। अब आ जाओ, डेप्रिसिएशन को समझाता हूं पूरा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा लगा, चलो गुड गुड गुड। 1 मिनट रुकना, एक बार मेरे को देखने दो। ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है तो 2A मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो पहले आपको मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पहले 2 चलाऊँ क्या पहले 2A चलाऊँ। चलो मैं पहले 2A चला देता हूँ, पावर जनरेटिंग वाला। किस तरीके से डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाता है, देयर आर 2 मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन, SLM और WDV। हर ऑर्गेनाइजेशन WDV ऑप्ट करती है, बट सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास ऑप्शन है कि वो SLM भी ऑप्ट कर सकती है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पावर जनरेटिंग यूनिट्स है, दीज आर द सोलर प्लांट्स, राइट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शन है, क्योंकि ये पावर जनरेट कर रही है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शन है कि यस वो SLM ऑप्ट कर सकती है, मतलब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग कंप्यूट किया जा सकता है। किस तरीके से डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाता है, देयर आर 2 मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन, SLM और मैंने उसे जल्दी बंद तो नहीं कर दिया, वो पूरा कंप्लीट हो गया था ना डेप्रिसिएशन WDV वाला, कि भाई दीज आर द जो सोलर वो लगे हुए थे सोलर पैनल्स,
तो वो पावर जनरेटिंग यूनिट है, राइट। दीज आर द पावर जनरेटिंग यूनिट्स। अगर वो पावर जनरेटिंग यूनिट है तो उनके पास ऑप्शन है, दे कैन ऑप्ट एसएलएम और दे कैन ऑप्ट डब्ल्यूडीवी। बट जनरली पावर जनरेटिंग यूनिट भी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी ही ऑप्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी वहां से। वो पूरा हो गया था ना वीडियो, एक बार मुझे बताएंगे। अब मैं तुम्हें लेके आता हूं डेप्रिसिएशन ऑन दी अदर्स। तो एसएलएम आपको समझ में आ गया, नाउ विल कम ऑन दी डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी हमने क्या देखा, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, राइट। ब्लॉक ऑफ एसेट्स, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। चलो एक बार मैं आपको बता ही देता हूं, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो ये सारा गिवन है। बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर उसका रेट्स क्या है, रेजिडेंशियल, अदर देन रेजिडेंशियल, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो भी आपको मैं वीडियो के रूट बताने वाला हूं, राइट। फर्नीचर पे 10% है, प्लांट एंड मशीनरी में आपको ये गिवन है, राइट। सारी चीजें कल मैंने वैसे आपको बता दी थी, बट एक बार और बता दूंगा, पहले वीडियो देख लो। और इंटेंजिबल्स एक अलग चीज है। सो नाउ अब हम बताते हैं आपको डेप्रिसिएशन में किस तरीके से आपको देखना है। चलो जी 2 मिनट, थोड़ा सा ही मेरे को भी सेट नहीं हुआ टाइम, धीरे धीरे सेट होगा ना कि स्पीड कैसे क्या करनी है, तो इजी हो जाएगा। ये क्या हुआ, अरे क्या है भाई, चल क्यों नहीं रहा है? अरे यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। अरे अभी हमने देखा था 30 और 31 के अंदर कि अगर बिल्डिंग पे अगर आप खर्चा कर रहे हो रेवेन्यू नेचर का तो आपको 30 में अलाउड हो जाएगा। 31 में हमने देखा था प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर अगर आप खर्चा कर रहे हो रेवेन्यू नेचर का तो येस अलाउड हो जाएगा। तो आप सोच रहे हो सर अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कर दिया तो क्या होगा, राइट। तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो बिल्डिंग हो, अगर मान लो आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है या खरीदी है, यस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर अगर आपने खरीदा है, राइट, तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग पर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा। तो बिल्डिंग में ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर, जिसे हम बोल सकते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर, राइट। आप सोच रहे हो सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग का क्या लेना देना बिजनेस से? यस लेना देना है। देखो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग, राइट, किस लिए है ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग? इट्स फॉर दी एम्प्लॉयज को यहाँ रखने के लिए क्वार्टर्स बनाए ताकि फैक्ट्री से नजदीकी रहे, फैक्ट्री में फटाफट से आके काम कर सके। मान लो फैक्ट्री रिमोट एरिया में, अब रिमोट एरिया में अगर मान लो कोई एम्प्लॉय चल के आएगा तो भाई बड़ा लंबा सफर हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कंपनी क्वार्टर्स प्रोवाइड कराती है ताकि एम्प्लॉय फटाफट से कंपनी में आके काम कर सके, राइट। तो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कंपनी ने बनाई है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय के रेजिडेंशियल्स के लिए, राइट। तो यस उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कितना? 5%। रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5%। और अगर फैक्ट्री बिल्डिंग है, राइट, फैक्ट्री बिल्डिंग है या अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन की रेट होगी वो होगी 10%, ठीक है। और इन केस ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो कभी कभी इंफ्रा कंपनीज बनाती है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के दे दिया, उस केस में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी वो 40% होगी। अभी हमने यस बोलो जी, डिड यू गेट क्लैरिटी? बिल्डिंग के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मैंने आपको बताया था रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्यों बनाई, जैसे उसको आपने देखा होगा आदित्य पॉलीकैप की जो फैक्ट्री थी, वहां पर उन्होंने क्या किया, वो एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस थी जहां पर प्रोडक्शन करते हैं वो, राइट। और उसके पास में उन्होंने हाउस बना दिए थे लोगों के रहने के लिए, दैट इज रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो वो भी एक बिजनेस की एसेट्स ही है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस का एसेट्स, लेकिन वो लोगों के रहने के लिए है, तो वहां पर आपको 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। और जो ऑफिस बिल्डिंग थी, जो उनके मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहां पर थी, या जो उनके ऑफिसेस थे, जो उनके गोडाउन्स थे, वो होता है अदर देन रेजिडेंशियल, और वहां पर आपको 10% मिलता है। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया था, जो हाईवेज वगैरह होते हैं ना, जहां पर अगर आप देखोगे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, मैं अगर बताऊं आपको, यहां पर देखो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बताता हूं, देखो आपको हाईवे पे जो बनते हैं ना, नियर हाईवे, इमेज कहाँ से आती है टेम्परेरी स्ट्रक्चर भाई साहब, ये देखो।
ये देखो, ये जो है ना, आप देखो इसको, दीज आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर। हाईवे का काम चल रहा है ना, जब तक तो आपको ठीक है, और जैसे ही हाईवे का काम हुआ इसको हटा के दूसरी जगह डिसमेंटल कर दिया जाएगा और दूसरी जगह मान लो शिफ्ट हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी है। तो दीज आर द टेम्परेरी स्ट्रक्चर, समझ आया? सो यहां अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन की रेट कितनी हो जाएगी? 40%। आई होप दिस इज क्लियर ना, आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ फर्नीचर, अब आपको फर्नीचर पे लेके चलता हूं कि फर्नीचर में क्या क्या आ जाता है। सर फर्नीचर पे जो आप बोलते हो 10% क्या क्या आ जाता है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फर्नीचर। अभी हमने देखा था डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, राइट? वहां हमने देख लिया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अदर देन रेजिडेंशियल और टेम्परेरी स्ट्रक्चर, राइट? अब उसके अलावा हम देख रहे हैं फर्नीचर। फर्नीचर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं फर्नीचर में क्या क्या कवर हो जाएगा। ये सब देख रहे हो आप, राइट? टेबल, चेयर्स, दीज आर फर्नीचर, राइट? और ये जो फर्नीचर है इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है 10%, राइट? और जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो सभी कवर हो जाता है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। और देखते हैं क्या रेट होगी डेप्रिसिएशन फॉर द प्लांट एंड मशीनरी। अभी हमने देखा था डेप्रिसिएशन ऑन, हाँ जी, समझ आ रहा है? कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियोस चल रही है तुम्हारे साथ में, क्योंकि कल मेरा ये प्लान था कि एक एक टॉपिक के साथ में वीडियो चलती, बट अभी मैं आपको सारी वीडियोस एक साथ ही करा रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो। डेप्रिसिएशन को लेकर ना एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए भाई साहब, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपन को जिंदगी में। बोलो भाई कैसा लग रहा है? सही था? सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। सी द नेक्स्ट वीडियो। आई होप डेप्रिसिएशन इज क्लियर। देर आर, देखो एसएलएम मैंने बता दिया, वो सोलर प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे पावर जनरेटिंग, तो ओनली दीज यूनिट्स हैव ऑप्शन टू गेट एसएलएम वाला, बाकी सभी के पास डब्ल्यूडीवी होता है। डब्ल्यूडीवी में ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका एक अलग ब्लॉक बना लो। बिल्डिंग के अंदर जो सेम रेट वाली है उनका अलग ब्लॉक बना लो, प्लांट एंड मशीनरी में जो सेम रेट वाली है उनका अलग ब्लॉक बना लो। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ कम ऑन दी प्लांट, वो वाला वीडियो, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी। हाँ, आज बैक टू बैक वीडियोस दिखा रहा हूं आपको, हैं बहुत सारी वीडियोस है। चलो अभी अपन ने जो देखा था, हमने बिल्डिंग का देख लिया है, फर्नीचर का देख लिया। मैंने आपको बताया था कि जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो सारी की सारी एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी में कवर हो जाएगी। और प्लांट एंड मशीनरी की जो बाय डिफॉल्ट रेट होगी वो होगी 15%, लेकिन कुछ ऐसी एसेट्स है जहां पर डिफर रेट्स है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं मोटर कार्स, राइट? ये जैसे देखिए ट्रक और ये देखिए बस, राइट? दीज आर द मोटर कार। इनकी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 15% है, लेकिन अगर आपने कोई भी मोटर कार 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने खरीदी है तो यस, आपको उस पर एडिशनल 15% का डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये जो बस है ये जनवरी 2020 के अंदर खरीदी है, तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन होगा? जनरल रेट है 15%, राइट? मोटर कार के केस में 15%। अगर वो मोटर कार हायर बिजनेस में यूज नहीं आ रही है, तो अगर हायर बिजनेस में यूज आ रही है तो 30%, राइट? और एडिशनल 15% का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपने इसे परचेज किया है 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में। तो ये जो बस है जो स्टाफ के लिए यूज की जाती है, राइट? ये जो बस, राइट, ये परचेज हुई है जनवरी 2020 में, तो यहां पर एडिशनल 15% बेनिफिट और मिल जाएगा, राइट? और इसी तरीके से अगर बिजनेस में आप शिप यूज ले रहे हो तो उस पर 20% एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर एरोप्लेन यूज कर रहे हो तो 40% एप्रिसिएशन। बुक्स, जो बुक्स होती है, यस, दीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर प्लांट एंड मशीनरी, उस पर भी आपको 40% एप्रिसिएशन मिल जाएगा। और कंप्यूटर एंड रिलेटेड एसेसरीज, उस पर भी 40% बेनिफिट आपको मिल जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, यस, 40%। और इनके अलावा अगर कोई भी एसेट्स है तो उन प्लांट एंड मशीनरी पर 15% रेट का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। चलो अभी अपन ने जो देखा था, हमने बिल्डिंग का देख लिया है। हाँ जी, बताइए। सारे ऑलमोस्ट मैंने डेप्रिसिएशन के सारे वीडियोस आपको बता दिए हैं। सो आई होप नाउ यू हैव क्लियरिटी कि डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे लगता है। हवा में बातें करने से क्या होता है, मज़ा नहीं आता। जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं ना, तो एंजॉय, क्लैरिटी मिलती है कि यस, अच्छा इस चीज़ पे ऐसा होगा, इस चीज़ पे ऐसा होगा, इस चीज़ पे ऐसा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो सब आपके लिए क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी होता है। प्लांट एंड मशीनरी की बाय डिफॉल्ट रेट इज 15%, राइट? 15%। बट मोटर कार अगर आप हायर बिजनेस में यूज ले रहे हो, जैसे आदित्य पॉलीकैब नॉट फॉर हायर पर्पज, वो एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, तो वहां पर क्या है? 15% मिलेगा। बट अगर मान लो बिजनेस मॉडल आपका क्या होता,
यस अगर आपका बिजनेस मॉडल क्या होता, अगर आपका बिजनेस मॉडल होता है जैसे ओला गाड़ियां चलाता है, तो ओला अगर कहते हैं गाड़ियां खरीदता है, या नीता ट्रेवल्स गाड़ियां खरीदता है, या श्रीनाथ ट्रेवल्स, ये जो ट्रेवल्स वाले होते हैं वो गाड़ियां खरीदते हैं, तो उनके लिए क्या हायर बिजनेस है वो, तो वहां पर उनको 30% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, ये देखो शिप, एयरक्राफ्ट, शिप पर 20% है, एयरक्राफ्ट पर 40% है, कंप्यूटर लैपटॉप्स जो है ये है, कंप्यूटर एंड रिलेटेड एसेसरीज 40% है, बुक्स 40% है, विंड मिल्स, पवन चक्की जो होती है, अगर आपने 1/4/2014 के पहले इंस्टॉल्ड की हो, ठीक है, तो 15% है, और 1/4/2014 के बाद में इंस्टॉल की हो 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, और ऑयल वेल्स 15%। सो दीज आर द थिंग्स। क्लिनिक ऑल क्लियर? चलो जी, वेरी गुड। सो अभी समझ आया डेप्रिसिएशन। अभी आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन सिखाऊंगा। नाउ दिस इज द सेशन। देखो 1 घंटे के सेशन के बाद मैं वापस आया हूं वहां पर जहां पर मैंने कल छोड़ा था, बट ये 1 घंटे का सेशन बहुत यूजफुल है। यहां पर आपको टीडीएस की क्लैरिटी हो गई है, डेप्रिसिएशन की क्लैरिटी हो गई। ये 1 घंटे का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेरे सेशन में कभी आप ये चीज़ नहीं देखोगे कि कोई सीक्वेंस अपना है, हम कनेक्शन के साथ चलते हैं, चीज़ों को दिमाग में लेके चलते हैं। कोशिश मैं हमेशा यही करता हूं कि आपको चीज़ें आसान बनाने की, आपके लिए आसान बनाऊं, राइट। अगर आपको कहीं भी लगे कि सर थोड़ा सा मामला टफ हुआ है या समझ नहीं आया, प्लीज़ मुझे बोलना। मेरा एक ही टारगेट होता है कि आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि भाई साहब भूलने का तो मामला ही ना हो। चलो जी, चलें आगे। अब आपको इंटेंजिबल्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इंटेंजिबल्स में क्या होता है, देखो, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेस, और कमर्शियल राइट्स। ठीक है, और कमर्शियल राइट्स। अब आपका क्वेश्चन था, याद है आपको, नॉन कम्पीट फीस। अगर आपने कोई नॉन कम्पीट फीस की दी है तो आपको बिजनेस और नॉन कमर्शियल राइट मिल गया ना, कि वो 1 साल तक आपके सामने दुकान नहीं डालेगा या 5 साल तक दुकान नहीं डालेगा, एक राइट क्रिएट हो गया ना आपका। सो वो भी आपकी क्या है, इंटेंजिबल्स है। वो भी क्या है आपकी, इंटेंजिबल्स। तो जब आप किसी को नॉन कम्पीट फीस पे करते हो तो उसके लिए तो पीजीबीपी इनकम है, बट आपके लिए क्या है, वो इंटेंजिबल्स है। उस पर आप 25% डेप्रिसिएशन बेनिफिट ले सकते हो, आई होप। बट एक चीज ध्यान रखना, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट बी पार्ट ऑफ इमूवेबल एसेट्स। कोई जमाने में हुआ करता था बट आजकल नहीं होता है। 2020 से गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन को इंटेंजिबल से हटा दिया गया है। सो दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंटेंजिबल्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, आई होप दिस इज क्लियर। सो आज का सेशन जिनने ज्वाइन किया है, दैट विल बी सीरियसली बहुत ही अच्छा सेशन था। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं भी किया है तो प्लीज़ आप सब एक बार सबको कम्युनिकेट कर देना कि आगे का मतलब आज का सेशन अच्छे से देख ले, क्योंकि इट विल बी द बेस फॉर द टीडीएस ऑल्सो, ठीक है ना। ये टीडीएस का भी बेस है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, अब देखो, अब यहां पर क्या है, क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। ये क्या है, ये समझाता हूं मैं आपको। ये अभी समझाऊंगा, वैसे आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाऊंगा ना मैं, तब आपको समझाऊंगा, बट एक बार एक ओवरव्यू तो दे देता हूँ। ये बोलता है कि मान लो आज मैंने 2023 में कोई एसेट्स खरीदी, ठीक है, एसेट्स खरीदी कितने की, 1 करोड़ की। मान लो इस पर मेरे को 10% डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, कितने का, 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब अच्छा लगा, गुड। अब देखो अगर मैं P&L में हूं, अगर मान लो मेरा P&L अकाउंट है, ठीक है, आप इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ने वाले हो। इवन कैपिटल गेन हो गया, वहां पे भी इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। पीजीबीपी हो गया, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिल्कुल आपको मतलब ये 5 हेड तो आपके ऐसे हो जाएंगे कि सर कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, मतलब 5 हेड की पूरी इनकम टैक्स ऐसी हो जाएगी आपकी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना लेनी है। बस इतना मैं करूंगा कि आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको देने, ज़्यादा कुछ भी नहीं देने बस। और इस टैक्स के सब्जेक्ट पे आपकी कमांड लाने के लिए आपको 15 मिनट रूटीन के देने हैं, उसके अलावा कुछ मत दो। मैं आपके लिए विश्वास दिला रहा हूं कि आपको कोई लोड नहीं आएगा टैक्स का, सिर्फ 15 मिनट्स ऑन डेली बेसिस। और वो कैसे देने हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर देखो 2023
का P&L अकाउंट आपके पास ये रहा, है ना। आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन का यहाँ पर खर्चा बेनिफिट लेते हो 10 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स अज्यूम आपकी इनकम है 50 लाख रुपए और आपके खर्चे हैं मान लो 30 लाख रुपए, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 में से 40 लेस किए 10, तो ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक समझ आया, ये वाली चीज समझ आई क्या सर। आपकी इनकम है 50 लाख रुपए, 30 लाख का खर्चा है, 10 लाख का डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। चलो जी, अब दूसरा सिनेरियो देखना, P&L। इनकम है मान लो आपकी 10 लाख रुपए, खर्चे हैं आपके कितने, खर्चे, चलो अब दूसरे तरीके से समझो कि ये जो प्रॉफिट है ये अब आपका टैक्सेबल हो रहा है। ये प्रॉफिट 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है। 2000 क्या बोला मैं समझा ही नहीं। 2019 या 20 में लेंगे तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, ये कहाँ पढ़ा आपने, वीडियो में आपने बोला शेट मैंने तुम्हें बताना था, मैं इनका बाद में बताऊंगा अभी, पर तुमने सुन लिया तो बता ही देता हूँ। चलो बाद में बताता, एक्चुअली क्यों लेंगे बताता हूँ। देखो 23 अगस्त, क्योंकि मेरे को पता था कि वो चीज़ मिस हो रही है, लेकिन मैंने कहा यार पहले कंसेप्ट समझा दूँ फिर उसके बाद बताऊंगा, लेकिन चलो तुमने बोल दिया तो बता देता हूँ। मैंने बोला था ना, हाँ 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, इस टाइम ड्यूरेशन में क्यों ये टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिकली लाया। देखो ऑटो सेगमेंट जो था ना, ऑटो इंडस्ट्री मतलब ये ऑटोमोबाइल मतलब ये अपनी गाड़ियां वाली इंडस्ट्री थी ना, वो डाउनफॉल पे थी, उस समय डाउनफॉल पे थी, ठीक है। बहुत मतलब बिक्रियां ही नहीं, गाड़ियां बिक ही नहीं रही थी, तो गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिके तो सरकार भी सोचे यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डाउन में जा रही है, मामला गड़बड़ है। उस समय बहुत डाउन में आ गई थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज 2019 से 2020 में। तो यार गाड़ियां बिके कैसे, सरकार ने कहा यार इनको एक बेनिफिट देते हैं। उन्होंने बोला कि भाई जो आदमी इस 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में गाड़ियां खरीदेगा, गाड़ियां मोटर कार इस डेट के बीच में गाड़ियां खरीदेगा, राइट, उसको हम एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देंगे। जैसे मान लो आपकी मोटर कार हायर बिजनेस में तो रेट कितनी है 30, हम आपको कितना देंगे 45% के ब्लॉक में हम आपको बेनिफिट देंगे, मतलब आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अगर आप नॉर्मल बिजनेस में हो तो कितना होता है 15 प्लस 15, तो आप किस में आ जाओगे 30% की रेट में आ जाओगे, आपको 30% का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने वो गाड़ी खरीदी हो 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, ये सर 23 अगस्त, ठीक है, purchase between 23 अगस्त 2019 to 31 March, then extra depreciation 15% other than the existing rate. I hope this is clear. चलो बहुत बढ़िया, आपने पूछ लिया। अभी मैं ये कंसेप्ट कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। मैं क्या सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था पहले कंसेप्ट समझा दूँ फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। अब आ जाओ, चलो ये समझ आ गया ना शिवानी। 23 अगस्त की जो स्पेसिफिक डेट है वो तो उस समय निर्मला सीतारमन लेके आई थी भैया 23 अगस्त से, क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन लाए थे वो कि भैया 23 अगस्त से अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो टिल 31 मार्च 2020 तक तो आपको एक्स्ट्रा 15% का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ आप यहां पर। अभी भी मिलेगा, अगर आपने उस टाइम में गाड़ी खरीदी हो तो आपका ब्लॉक क्या हो गया 15 + 15, यू आर द पार्ट ऑफ 30% का ब्लॉक, सिंपल है। और अगर 30 में थे तो यू आर द पार्ट ऑफ 45% का ब्लॉक, तो आप उस ब्लॉक में चले गए हो, 45% वाले ब्लॉक में चले गए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में आपने गाड़ी खरीदी हो तो यस यू विल गेट द बेनिफिट, ठीक है ना। उस टाइम ड्यूरेशन में गाड़ी खरीदी हो तो यस यू विल गेट द बेनिफिट, क्योंकि आपका ब्लॉक क्या हो गया 30% और 45% वाला ब्लॉक हो गया। आई होप दिस इज क्लियर ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो जी, दूसरा मैं आपको समझा रहा था कि सर डेप्रिसिएशन का क्लेम करना मैंडेटरी है। ये क्या मैंडेटरी होता है सर, देखो मान लो मेरा जो बिजनेस यूनिट है वो एग्जेम्प्ट है पूरा, मेरी जो इनकम है एग्जेम्प्ट है। मैं आपको बताऊंगा एक सेक्शन 10AA में आपको सिखाऊंगा, जब मैं आपको AMT कराऊंगा ना, तब ये सेक्शन में आपको सिखाऊंगा 10AA। अगर आप SEZ में लोकेटेड हो तो आपका 100% इनकम एग्जेम्प्ट हो जाता है, 100% इनकम एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो आप क्या बोलते हो, अरे सर
मेरा तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो मेरा इनकम कितनी है, फर्स्ट 5 ईयर 100% एग्जेम्प्ट होता है, अगले 5% में 50% एग्जेम्प्ट होता है, और उसके बाद में कुछ एक लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट होता है, राइट, वो बताऊंगा मैं। आप बोलते हो मेरी इनकम 100 लाख रुपीस, खर्चा है 20 लाख रुपीस, प्रॉफिट 80 लाख रुपए, होने दो ना सर, कौन सा अपने टैक्स लगता है, 100% एग्जेम्प्ट, होने दो, कितना ही होने दो। तो आप क्या जुगाड़ करने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे यार ये मैंने जो 10 लाख का डेप्रिसिएशन है इस साल नहीं लेता, मैं लूंगा बाद में, जब मेरा एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा ना तब मैं अपना प्रॉफिट में से कम करूंगा ताकि टैक्स कम लगेगा, अभी तो मेरा कितना ही प्रॉफिट हो जाए एग्जेम्प्ट ही है, काई को मैं डेप्रिसिएशन का बेनिफिट बाद में लूंगा। मना कर दिया कि अगर आपने एसेट्स को पुट टू यूज कर लिया है तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उसी साल से आपको लेना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट एक्सटेंड कर दो, ठीक है। बस ये वाला पॉइंट था, इसको मैंने समझाया आपको। दूसरा ईपीबीएक्स मोबाइल फोन, ये कुछ ईपीबीएक्स मशीन होती है और मोबाइल फोन होते हैं, लोग क्या करते हैं उसे कंप्यूटर में डाल के 40% बेनिफिट ले लेते हैं, है ना, बट इन्होंने मना कर दिया, दीज आर जनरल प्लांट एंड मशीनरी, 15% का बेनिफिट मिलेगा, आप इसे कंप्यूटर नहीं मान सकते, मोबाइल कोई कंप्यूटर थोड़ी है यार, ईपीबीएक्स कोई कंप्यूटर थोड़ी है, सिर्फ और कंप्यूटर और रिलेटेड एसेसरीज, कनेक्टेड एसेसरीज पे ही आपको 40% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, मोबाइल फोन और जनरल प्लांट एंड मशीनरी में आएंगे 15% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है ना। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या है, ऑल एसेट्स, जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो सब क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, तो कोई खास बात नहीं है। चलो जी, नाउ कम ऑन दी पार्ट ऑफ द कंपटीशन। मैंने तुम्हें ब्लॉग बनाना सिखाया था, मैं आज वापस तुम्हारा एक टेस्ट ले लूं ताकि मुझे कंफर्ट जोन आ जाए कि तुम ब्लॉग तो बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5 लाख की, ये सब ओपनिंग WDV है। ऑफिस बिल्डिंग 5 लाख की। गोडावन, गोडावन मतलब गोडावन जो होता है ना, स्टॉक बिल्डिंग, स्टॉक जहां आप रखते हो, स्टॉक, गोडावन मतलब बिल्डिंग है, ये भी 10 लाख रुपए की। मोटर कार जनरल परचेज्ड ऑन 23 दिसंबर 2019, 10 लाख। मोटर कार हायर बिजनेस 15 लाख। मोबाइल 1 लाख। कंप्यूटर 50,000। प्रिंटर 50,000। चलो जी बताओ कितने ब्लॉक बनेंगे, और ब्लॉक की WDV बताना। चलो ब्लॉक की WDV बताना मुझे। हाँ जी, कितने ब्लॉक बनेंगे और ब्लॉक की WDV क्या होगी, समझ आ रहा है आपको सभी को? पांच ब्लॉक, ओके। देखो मैंने आपको जो तरीका बताया हमेशा वो फॉलो करो। ये किस कैटेगरी में है, बिल्डिंग, ये में है बिल्डिंग, ये भी है बिल्डिंग। मोटर कार प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार प्लांट एंड मशीनरी, मोबाइल प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी, प्रिंटर प्लांट एंड मशीनरी। इसकी रेट क्या है 5%, इसकी रेट क्या है 10%, इसकी क्या है 10%। रेजिडेंशियल अदर देन रेजिडेंशियल 10%, अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता तो 40%, ठीक है। चलो इसकी रेट क्या है, मोटर कार जनरल है, बट आपने परचेज करी है 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, जनरल 15 + 15, तो इसकी रेट क्या हो गई 30%, तो ये 30% के ब्लॉक में आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी रेट क्या हो जाएगी 30%, इसकी रेट क्या हो जाएगी 15%, इसकी रेट क्या हो जाएगी 40%। प्रिंटर, कंप्यूटर एंड रिलेटेड एसेसरीज तो 40%। तो एक ब्लॉक तो बन गया आपका ये, ठीक है, एक ब्लॉक बन गया ए, एक ब्लॉक बन गया ये, तो 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक बनेंगे। बट 4-5 ब्लॉक बनेंगे ना, क्या कर रहे हो, सही तो है, बट तुम अमाउंट नहीं बताते हो, अमाउंट भी बताओ ताकि मुझे कंफर्ट जोन हो कि तुमने बराबर ब्लॉक बनाया है। विशाखा ने 6 बना दिए, 1 2 3 4 5, विशाखा 5 ही बनेंगे, ठीक है। तो अभी भी मुझे थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं आ रहा है, और वापस तुम्हें एक एग्जांपल और देना पड़ेगा मुझे, मेरे को कंफर्ट जोन चाहिए यार तुमसे। फर्नीचर 5 लाख, बिल्डिंग 7 लाख,
रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग 12 लाख, मशीनरी एसी है मान लो 1 लाख रुपए का, फ्रिज फॉर ऑफिस 2 लाख रुपए का, फ्रिज फॉर होम 1 लाख रुपए का। मुझे अमाउंट के साथ में बताना, ठीक है, मुझे अमाउंट के साथ में बताना कि सर एक ब्लॉक बन रहा है 15% वाला, उसका इतना ओपनिंग WDV है, ठीक है ना, दीज आर द ओपनिंग WDV, ठीक है। फ्रिज फॉर होम, ठीक है। फिर आपका आ गया कंप्यूटर 2 लाख रुपए, प्रिंटर 1 लाख रुपए, मोटर कार परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 10 लाख नॉर्मल, ठीक है। और मोटर कार हायर परचेज, हायर बिजनेस में आपने यूज करी है 1 जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 10 लाख रुपए। चलो बताओ कितने ब्लॉक बनेंगे, और ले लो 10 मिनट का ब्रेक, विल मीट 10:30, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके रखो और मुझे अमाउंट के साथ बताओ, ठीक है। चलो ब्लॉक 1 फर्नीचर, ओके। चलो मेरे को देखता हूँ कौन कौन सही है, मेरे को बताते जाना कि आई एम सही और आई एम रॉन्ग, ठीक है। अब फाइनल मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, सो अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि आपने जो ब्लॉक बनाए हैं वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। चलो जी देखो, फर्नीचर में आता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आता है, ऑफिशियल बिल्डिंग में आता है, ये प्लांट एंड मशीनरी में आता है, फ्रिज फॉर ऑफिस प्लांट एंड मशीनरी, फ्रिज फॉर होम काट दो, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ब्लॉक का पार्ट भी नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी, प्रिंटर प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार प्लांट एंड मशीनरी, ये भी प्लांट एंड मशीनरी। यहां पर रेट क्या है फर्नीचर में 10%, बिल्डिंग रेजिडेंशियल है 5%, ऑफिस 10%। अब देखो मशीनरी, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग के अंदर 2 ब्लॉक बन जाएंगे, ठीक है ना, 2 ब्लॉक बिल्डिंग में बन जाएंगे, एक 5% का और एक 10% का। फर्नीचर का एक अलग ब्लॉक बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा फर्नीचर का, ठीक है। सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, राइट। अच्छा आदीना ज्वाइन हो गए हो क्या आप? चलो गुड। अब देखो, अब आता है मैक, ये मशीन सॉरी एसी आपका 15% में आ जाएगा, फ्रिज फॉर ऑफिस 15% में आ जाएगा, ये आएगा ही नहीं। कंप्यूटर 40% में आ जाएगा, प्रिंटर कंप्यूटर एंड कनेक्टेड एसेसरीज एंड रिलेटेड एसेसरीज 40%, ठीक है। मोटर कार नॉर्मल परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, बताओ बेनिफिट मिलेगा। 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक खरीदी होती तो मिलता, सर ये 15 में आएगा, नॉर्मल है। ये हायर बिजनेस है और 1 जनवरी 2020, 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020, तो यहां पे होगा क्या, जनरल इसकी रेट होती है 30 प्लस ये क्या हो जाएगा 15, तो इसकी रेट हो जाएगी 45%। तो ब्लॉक कितने कौन कौन से बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में देखो ये 2 और ये एक ब्लॉक बनेगा, 15% का एक ब्लॉक बनेगा। अब इसमें देखो 3 और 10 13 लाख रुपए, ठीक है, 13 लाख रुपए। 40% का एक ब्लॉक बनेगा 3 लाख रुपए, और 45% का एक ब्लॉक बनेगा 10 लाख रुपए, और यहां पर ये एक ब्लॉक बनेगा 5 लाख रुपए का और ये बनेगा 19 लाख रुपए का। तो बताओ दीज आर आपने किया नहीं किया, सॉरी यहां पर 7 लाख का अलग ब्लॉक बनेगा और 12 लाख का अलग ब्लॉक बनेगा, 5% और 10%, और ये हो गया आपका 10% फर्नीचर। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ब्लॉक बन रहे हैं, यस परफेक्ट। अब बताओ किसने सही किया किसने गलत किया, आप खुद एनालाइज करो किसने सही किया किसने गलत किया। एक फर्नीचर का 10% ठीक है 5 लाख का, ब्लॉक 2 बिल्कुल ठीक है, ब्लॉक 3 बिल्कुल ठीक है बराबर है, ब्लॉक 4 13 लाख बिल्कुल सही है, आदिना का देख रहा हूँ मैं 3 लाख बिल्कुल ठीक है, आदिना परफेक्ट, 55% की जगह 45, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। सब बता दो एक बार, वेरी गुड हर्षिता परफेक्ट, एक बार सब बता दो मुझे।
यस, एक बार सभी बता दो मुझे। जिसका है हाँ तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर भी। मुझे तो उसमें से कुछ क्या लेना है? क्या चाहिए बोल। वो भाई इतनी कीड़ियां आ गई तेरे इधर, क्या रख दिया तूने यहाँ पे? चॉकलेट्स रख दी, दिमाग का दही है क्या? इतनी सारी कीड़ियां आ गई यार भाई। चलो बाकी के आंसर नहीं है, सिर्फ आरवा, हर्षिता, वंशिका, आदिना आपका सही था, अभी मैंने देख लिया। और कौन है? विशाखा हो गया, बाकी ने शिवानी, शिवानी आपका भी मेरे को लग रहा है सही है ना? वन मिस्टेक, डेट पे ध्यान नहीं दिया तो अलग ब्लॉग बना दिया, कोई बात नहीं। बट नाउ अभी समझ आ रहा है अपने पॉइंट्स, एरर कहाँ कहाँ हो सकती है। मैं जानबूझ के लिखवाता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, बट वेल ट्राई, गुड। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ब्लॉक ऑफ एसेट्स कंसेप्ट, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर अरे इतनी देर से आप ब्लॉक ऑफ ब्लॉक की बात कर रहे हो सर, क्या फालतू की बात करते हो सर? अब तो आ गया हमको समझ में, हम बच्चे थोड़ी ना है सर, हम बड़े हो चुके हैं। अब आप आगे बताओ सर, आगे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है सर, वो बताओ सर। डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है वो बताओ सर। अच्छा वो बताऊं, चलो जी वो बता देता हूं। अब तुम बड़े हो चुके हो तो बड़े वाली बातें करते हैं, है ना? हाँ, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ दैट ब्लॉक। लेट्स अज्यूम अपना प्लांट एंड मशीनरी का 15% वाला ब्लॉक है, जैसे अपन ने यहाँ देखा था ना अभी, ये 15% वाला ब्लॉक, ठीक है ना? ये 15% वाला ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था? 13 लाख रुपए। तो अपन क्या लेंगे, जो भी नंबर ऑफ असेट्स है, नंबर ऑफ असेट्स, मान लो अपन ने यहाँ देखा भाई ये एक असेट्स, दो असेट्स, सॉरी 15% की, हाँ 2 असेट्स और ये तीसरी असेट्स, नंबर आप मान लो 3 असेट्स है और 13 लाख रुपए है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको डब्ल्यूडीवी बेसिस पे अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालना पड़ेगा, जो आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नंबर ऑफ असेट्स पे आपको फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, नंबर ऑफ असेट्स क्यों लिखवा रहा हूं अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। प्लस सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लिया। फिर अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये बोलता है कि अगर आपने कोई असेट्स परचेज की है, परचेज, पूरी लाइन को ढंग से समझना, ड्यूरिंग द ईयर, रिलैक्स होके समझो, लोड मत पालो, रिलैक्स होके समझो, क्या बहुत आसान है चीजें, लोड मत पाड़ो, बस रिलैक्स रहो, रिलैक्स। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, सर मेरे पास ओपनिंग शुरुआत में 1/4/2023 को मेरे पास 3 असेट्स है जिनकी वैल्यू है 13 लाख रुपया। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर मैंने ड्यूरिंग द ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर फॉलोइंग असेट्स परचेज करी। ओ असेट्स परचेज करी क्या? हाँ, तो दिखा दो, ऐड कर दो, आपकी ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। दिस इज द ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट, राइट? ब्लॉक ऑफ असेट्स मतलब मैंने क्या किया, सेम टाइप ऑफ असेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उनका ब्लॉक बना लिया, ठीक है। और जैसे 3 लाख, 3 असेट्स थी, 13 लाख मान लो वैल्यू है। सर मैंने ना असेट्स खरीदी, अच्छा खरीदी क्या? हाँ सर मैंने ना एक असेट्स तो खरीदी थी सर, एक असेट्स मैंने परचेज करी, परचेज ऑन जनवरी 2024, बट नॉट पुट टू यूज। सर एक एसेट्स खरीदी 5 लाख रुपए की, जो खरीद तो ली सर, लेकिन पुट टू यूज नहीं किया। बताओ क्या दिमाग में आता है जैसे ही आपने ये चीज सुनी? खरीद तो ली सर लेकिन पुट टू यूज नहीं किया, बताओ क्या दिमाग में आता है? एकदम लॉजिकल बनो, कोई रटने रुटाने का मामला नहीं चाहिए मुझे यहां पे आपका।
सर असेट्स परचेज तो कर ली जनवरी 2024 में बट नॉट पुट टू यूज, नो। हाँ, तो इस 5 लाख पे आपको खर्चे का मतलब डेप्रीशिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेप्रीशिएशन का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आपने पुट टू यूज कर लिया है। तो सर इस पे डेप्रीशिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इसे सेपरेट दिखा रहा हूं। तब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना डेप्रीशिएशन की, तो मैं ध्यान रखूंगा 5 लाख पे डेप्रीशिएशन नहीं देना है, इसीलिए मैं इसे सेपरेट दिखा रहा हूं। सो यू हैव टू मेंशन सेपरेटली। जो भी एसेट्स आपने परचेज करी है आपको उसे सेपरेट बताना पड़ेगा इन 3 पार्ट्स। assets purchased but not put to use, assets purchased on December 2023, ठीक है ना, and put to use on same day, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, assets 3 पार्ट में आपको इसे सेग्रीगेट करना होता है। assets purchased and not put to use, assets purchased but put to use less than 180 days। सर ये ऐसा क्यों? अगर आपने कोई भी एसेट्स खरीदी है और उसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो उस पर आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। आपका डेप्रिसिएशन कितना है? 15%। आपको मिलेगा कितना? 7.5%, ठीक है ना। अगर आपने असेट्स जिस ईयर में खरीदी है, जिस ईयर में इस लैंग्वेज पे जाना, जिस ईयर में खरीदी, अगर उसी ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रही है? बाउंसर जा रही है, राइट। और ये थी 2 असेट्स, मान लो वो थी 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की। इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा बट सर हाफ रेट से मिलेगा, क्योंकि पुट टू यूज जो है इसका लेस देन 180 डेज है, ठीक है। तीसरा, 3 पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तो 3 तो मैंने ऐसे लिख दिए, बाकी ऐसा तुम्हें कोई वो लिखने की जरूरत नहीं, आप तो ये लिखना परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज बट नॉट पुट टू यूज, परचेज बट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, परचेज एंड पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, परचेज ऑन 1 April 2023 एंड पुट टू यूज ऑन सेम डे। तो ये क्या हो गया? मोर देन 180 डेज, ठीक है ना, मोर देन 180 डेज। तो यहां पे आपने मान लो कितनी एसेट्स खरीदी? एक खरीदी 6 लाख रुपए की, तो इस पे 6 लाख रुपए पे तो आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये लेस देन है तो इस पे हाफ रेट से मिलेगा और इस पे फुल रेट से मिलेगा। ये सेग्रीगेट लिखने का पर्पस अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अभी आपके पास कितने ब्लॉक के अंदर कितनी एसेट्स हो गई, कोई बताएगा मुझे? और कितनी वैल्यू की एसेट्स हो गई? मुझे थोड़ा समझ नहीं आता, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक है मेरी। मैं मैथमेटिक्स में शुरू से कमजोर था, तो मुझे नहीं पता कि कितनी ब्लॉक में एसेट्स हो गई मेरे। कोई बताएगा मुझे? ब्लॉक में मेरे एसेट्स कितनी हो गई और कितनी वैल्यू की एसेट्स हो गई, बताओगे मुझे? बोलो ना, क्या कर रहे हो भाई? ब्लॉक में कितनी एसेट्स हो गई मेरे? 2 कहां से हो गई? नंबर ऑफ एसेट्स और ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू। तो मेरे आज पहले शुरू में ओपनिंग में 3 एसेट्स थी और खरीद ली। कितनी एसेट्स हो गई मेरे ब्लॉक में? मेरे ब्लॉक में कितनी एसेट्स हो गई मैं ये पूछ रहा हूं। दिस इज द 1 ब्लॉक, 15% का ब्लॉक है, ब्लॉक 1। 2 ब्लॉक थोड़ी पूछा हर्षिता, ना 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 ना, क्या कर रहे हो? सारी 15% वाली है ये सारी 15% वाली है। अरे ब्लॉक ऑफ एसेट्स में अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो बता रहा हूं। पहले तुमने वो ब्लॉक सेग्रीगेशन कर लिया, वो समझ आ गया। अब उस ब्लॉक के अंदर अगर कोई एसेट्स खरीद रहे हो जो जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है तो वो इसी में आएगा ना, सेपरेट ब्लॉक नहीं होगा, वो एक अलग बात है। हाँ, टोटल देखो 3 और 3 6 एसेट्स हो गई, और 15 18, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 26 लाख की एसेट्स हो गई। क्या करते हो? गड़बड़ करते हो तुम, है भाई। हाफ रेट का अलग ब्लॉक नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन के लिए ब्लॉक तो 15% ही होगा, उसका ब्लॉक तो 15% ही कहलाएगा, लेकिन जब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल 6 एसेट्स हो गई 26 लाख रुपए की, समझ आया?
तो देखो मैं वापस बता रहा हूं एक बार, हमेशा क्या करते हैं, ओपनिंग WDV लेते हैं, नंबर ऑफ एसेट्स और अमाउंट, प्लस ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई भी एसेट्स परचेज की हो तो वो ऐड करते हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई भी एसेट सेल की हो, डिस्कार्ड की हो, तो उसे लेस करते हैं। एक मिनट आया। विशाखा बोल रहे हैं क्या सर हम उस एसेट्स को ऐड करेंगे जिसको हमने पुट टू यूज किया ही नहीं है, क्योंकि सर उस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लॉक में तो आपको एक बार दिखाना पड़ेगा। अब उस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूं, देखो तुम्हें एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। अब मान लो 6 एसेट्स है, कोई ड्यूरिंग द ईयर सेल हुई क्या सर? नहीं, कोई भी नहीं सेल हुई है, तो कितनी? 26 लाख रुपए। दिस इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस 26 लाख रुपए पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे कैसे? अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ये 3 पार्ट में अलग अलग सेग्रीगेट करवाया था। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? सबसे पहले ओपनिंग WDV लेंगे, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देन एसेट्स विल बी 7। क्यों? अच्छा सॉरी 7। अच्छा ये 1 1 2 2 2 4 और 3 7 होगी। बिल्कुल 7 एसेट्स होगी। सात एसेट्स होगी, करेक्ट। अब मान लो 7 एसेट्स है तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन ब्लॉक में 7 एसेट्स है और 26 लाख है, तो अब इस 26 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, WDV फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, WDV फॉर डेप्रिसिएशन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहां पर समझना, इन्होंने बोला ये जो WDV फॉर डेप्रिसिएशन है आप इसे 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो। पहला हमेशा यही होगा जो मैं लिख रहा हूं, असेट्स परचेज बट नॉट पुट टू यूज। दूसरा हमेशा यही होगा जो मैं लिख रहा हूं, असेट्स परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। और तीसरा बैलेंस, बस तीसरा बैलेंस, सिंपल। तो अब मुझे बताओ इस 26 लाख में कौन सी ऐसी एसेट्स है जो परचेज तो करी बट पुट टू यूज नहीं हुई है? बताओ कितने अमाउंट की है, बताओ। आप खुद करोगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बताते जाओ, बस मैं ये सॉल्व करता जाऊंगा। ये कंसेप्ट है जो अगर आपको सही समझ में आ गया ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही एक कंसेप्ट है यहाँ पे अच्छा समझने वाला, बाकी तो कुछ भी नहीं। अरे आसान है बहुत। 5 लाख, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत ही सही है। देखो सर ये 5 लाख की एसेट्स है जो आपने एसेट्स परचेज तो करी है बट पुट टू यूज नहीं करी है, तो ये 5 लाख रुपए। चलो ये बताओ, असेट्स परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, हमेशा जिस साल में खरीदी है उस साल में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज होना चाहिए। वो कितना है सर? ये 2 लाख रुपए, ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। तो 5 और 2 7, ये 26 लाख है, 26 में से 7 घटे तो बचे कितने? 19 लाख। बैलेंस कितना हो गया? 19 लाख। अब अपने को जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको क्या बोला, परचेज, अगर आपने एसेट्स परचेज कर ली है, बट अगर आपने उसको पुट टू यूज नहीं किया है तो नो डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपने एसेट्स परचेज कर ली है एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। ब्लॉक की रेट क्या है? 15 का हाफ कर दो 7.5, तो 2 लाख पर 7.5% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, और जो बैलेंस है उस पर आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 19 लाख पे 15% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 0। 2 लाख का 7.5% निकालो, कितना होता है? मेरे हिसाब से 15,000 रुपए। और 19 लाख का 15% निकालो, वो कितना होता है?
ये हो गया 2,85,000। तो आपको जो टोटल अलाउेबल डेप्रिसिएशन है, वो कितना हो गया? 3 लाख रुपए। कितना हो गया आपका? 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपका 26 लाख जो आया था ना WDV फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, ये जो वर्किंग है ना, वर्किंग नोट में होती है। तो ये जो आया था ना आपका 26 लाख, उसमें से आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 3 लाख रुपए लेस कर दोगे। तो ये जो बचेगा 23 लाख रुपए, दैट इज क्लोजिंग WDV। और ये क्लोजिंग WDV अगले साल का ओपनिंग WDV हो जाएगा। ओपनिंग WDV 7 असेट्स 23 लाख रुपए। फिर वापस वही परचेज, वो वाला सीक्वेंस चलेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। एक बार और बता देता हूं आपको, यहां पे ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, राइट, ये सारी चीजें हैं, आपको मैंने समझा दिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, ताकि आप थोड़ा सा एक बार करो उसे, ताकि आपको समझ में आएगा डेप्रिसिएशन कितना होगा। ओपनिंग WDV मान लो 5 एसेट्स है, 15 लाख रुपए। अब आपने जो एसेट्स परचेज किया, मैं तो आपको डिटेल दे सकता हूं। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2023 बट पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2024। एक एसेट्स परचेज करी है 2 लाख रुपए की। परचेज ऑन 1 दिसंबर एंड put to use on 31 March 2024। Purchased on 1 Jan 2024 and put to use on 1 April 2024। 2 असेट्स 3 लाख। नाउ इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग WDV। एक तो आपको निकालना है डेप्रिसिएशन और एक निकालना है क्लोजिंग WDV। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन। दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इससे भारी कुछ नहीं हो सकता। बस यही अगर आपको समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको डेप्रिसिएशन में लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भारी कुछ नहीं होगा। बस इतना मैं आपको बता सकता हूं। 2-3 चीजें हैं वो बाद में बता दूंगा, खास नहीं है, बट आपको कंसेप्ट फंडामेंटल मेरे को मजबूत चाहिए आपके, बस दैट्स इट, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो कल का एक सेशन अपने को लगता है और जाएगा डेप्रिसिएशन में, बट आप सभी को एक बार रिकमेंड करना, आपके जो भी कनेक्ट्स हैं, कि आज का सेशन जो भी जरूर देख ले। मैं भी मैसेज कर दूंगा और आप सब भी एक बार सबको एक बार कर देना, ताकि ये सेशन किसी का मिस ना हो। बताओ, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी 15% का ब्लॉक, सॉरी, हाँ ब्लॉक लिखना भूल गया, इट्स माय मिस्टेक। 15% का ब्लॉक है। करो, आराम से करो। देखो, इनकम टैक्स में एक ही कंसेप्ट है, पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। देख लो क्या है, अगर मोर देन 180 डेज है तो फुल रेट से, लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से। दैट्स इट, कोई मतलब नहीं है कि कब आई है, ये चीज ध्यान रखना। 31 मार्च को भी अगर कोई एसेट्स आई है, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए भी है तो सही, आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, बट हाफ रेट से।
क्योंकि पुट टू यूज लेस देन, यहां पे देखो अगर मैं वो दिन निकालू तो मेरे हिसाब से 4 अक्टूबर आएगा, 4 अक्टूबर भी निकालते हैं अपन इसे। अगर आप 4 अक्टूबर के बाद परचेस करते हो तो बोलेंगे लेस देन 180 डेज, उसके पहले परचेस करते हो तो मोर देन 180 डेज, भी अपन निकालते हैं इसे, ठीक है। बट एक बार आप कैलकुलेट करो, आपके लिए मैंने अभी वो कंफ्यूजन डाला ही नहीं, बहुत सिंपल डाला है मैंने, आराम से आपको पता पड़ जाएगा मोर देन 180 डेज है या नहीं है। ओके चलो जी देखते हैं अब आपने क्या किया है। देखो अपना क्या है 15 लाख, नंबर ऑफ एसेट्स 5, फिर अपन ने खरीदी परचेज। अब मुझे बताओ पहला परचेज ऑन 1 अप्रैल बट पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो परचेज ऑन 1 दिसंबर पुट टू यूज सेम ईयर में हो गई। अब लेस देन 180 डेज वो अलग देखेंगे, या ज्यादा क्या है। 1 जनवरी को खरीदी आपने, पुट टू यूज कब करिए, अगले साल, मतलब नॉट पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। समझ आ रहा है, असेट्स परचेज्ड एंड नॉट पुट टू यूज, तो इस 3 लाख को अलग दिखाएंगे, नॉट पुट टू यूज, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो ये जो है दिस इज लेस देन 180 डेज, और पुट टू यूज ये भी लेस देन 180 डेज, ठीक है। तो 2 असेट्स आपने खरीदी है 6 लाख रुपए की, ये है लेस देन 180 डेज, बस। तो टोटल आपके पास 9 असेट्स हो गई और ये 24 लाख रुपए की हो गई। अब इस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सेल कोई है क्या, मान लो नहीं है, मैंने बताई नहीं है, तो 24 लाख। अब अगर आप इस 24 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो इसने 3 पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे। नॉट पुट टू यूज 3 लाख रुपए, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, वो कितना है 6 लाख रुपए, और बैलेंस 6 और 3 9 निकाले तो कितने बचे 15, है ना, 15 लाख। अब देखो इस पे डेप्रिसिएशन 0, इस पे डेप्रिसिएशन हाफ रेट से, मतलब 7.5% से, और इस पे डेप्रिसिएशन 15% से। दैट्स इट, दिस विल बी द आंसर। 6 लाख का 7.5% कितना होता है, 6 लाख का 7.5%, ये हो गया आपका 45,000, और 15 लाख का 15% कितना होता है 2,25,000। ये हो गया आपका 2,70,000। परफेक्ट भाई, तुमने मस्त किया है सभी ने एकदम। 2,70,000 आपका डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, माइनस 24 लाख, तो 21,30,000 विल बी द WDV, ठीक है ना। ये WDV आ जाएगी आपकी 21,30,000। ये क्लोजिंग WDV है, अगले साल की ओपनिंग WDV बन जाएगी। नहीं देखो 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 तो अपना प्रीवियस ईयर हो गया ना यार, 23-24। बट अब तो पुट टू यूज से हमें मतलब है, हमें पुट टू यूज से मतलब है। ये देखो यहां पर ये पुट टू यूज नहीं हुई है, 1 अप्रैल 2024 मतलब ड्यूरिंग द ईयर पुट टू यूज नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आप सभी ने सही किया है कैलकुलेशन। विशाखा आपका भी तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, आरवा सबका सही है, आदिना परफेक्ट है, हर्षिता परफेक्ट है यार, सही तो किया है तुमने एकदम मस्त, मजा आ गया। परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट इज द टर्मिनोलॉजी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा आप सभी को। तो आज का सफर अपन इतना ही रखते हैं, कल आगे शुरू करेंगे। आप एक बार सभी को वापस, सभी को आप जो भी अपन ग्रुप में है एक बार वापस स्ट्रांगली आपकी तरफ से भी रिकमेंड कर देना, ताकि ये आज का सेशन मिस ना करे, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। ये चीजें वापस जितना डिटेल में अपन ने यहां समझा है, हो सकता है कि कल के सेशन में इतना हम वापस से डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सो जिन्होंने देख लिया है बहुत ही बढ़िया बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो आज कंप्लीट कर लें। तो आप सभी भी एक बार मैसेज कर देना, राइट, ताकि सभी हाई प्रायोरिटी पे सेशन को कंप्लीट कर ले। 2 घंटे का सेशन है, फटाफट से हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। चलो जी, बाय बाय, ओके। और आज अपन ने वो वीडियो वाला भी डेवलप कर ही लिया है, राइट। इसमें और कोई चीज़ है क्या डेप्रिसिएशन के रिलेटेड? नहीं है, अगर होती तो मैं बता देता। यस, थैंक यू।
प्रीवियस नोट्स कौन से मैंने लिखा है जो यार एक बार ये वाले नोट्स मैं आपको भेज तो दूंगा, बट अभी कुछ दिन रुको जाओ, एक बार थोड़ा इन्हें प्रॉपर व्यवस्थित करना है मुझे एक्चुअली, फिर भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है। जब तक मैं आपको नोट्स लिखा ही रहा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, नोट्स लिखा रहा हूँ मैं, मॉड्यूल करा रहा हूँ, तो आपको लोड तो लेने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अमेजिंग, थैंक यू।